अध्याय 301 तीसरे तसुचिकागे को आमंत्रण। तो मैं जा रहा हूँ। जिराया ने मुड़कर तसुनाडे की ओर देखा। किसी कारण से इस समय जिराया के दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह कोनोहा छोड़कर गया तो वह फिर कभी तसुनाडे को नहीं देख पाएगा, और तसुनाडे को भी बिना वजह वैसी ही भावना महसूस हो रही थी, लेकिन वह ठीक ठीक समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। उसी समय इवागाकुरे में कुरोत्सुची ने अपने बूढ़े दादाजी की ओर देखा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। इस समय जॉनिन बनने की तैयारी कर रही कुरोत्सुची अपने उस सस्ते बूढ़े को देख रही थी, चेहरे पर साफ झुंझलाहट के साथ। ये बस एक सामान्य सी रैंक मिशन था जिसमें शायद एक दो दुश्मन गांव के निंजा मिल सकते थे। इसमें चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं था। वह ऐसे मिशनों की आदी हो चुकी थी। इवागाकुरे से दो अन्य चूनिन के साथ निकलने के बाद कुरोत्सुची हमेशा की तरह गंभीरता से मिशन कर रही थी, लेकिन उसके साथ ही बातें करने में लगे थे। हाल ही में कोनोहा का उचिहा कबीले का गद्दार बहुत हंगामा मचा रहा है। उसने तो चौथे रैकेज का हाथ भी काट दिया। मैंने सुना है कि वह अभी दुनिया का सबसे तेज निंजा है, लेकिन क्या सच में उसने रैकेज का हाथ काट दिया? क्यों नहीं होगा सच? मैंने अपने पापा से सुना है, बिल्कुल सच है। वह रायकेज है। कुमोगाकुरे का लाइटनिंग रिलीज चक्र मोड बहुत ताकतवर होता है, कोई गद्दार उसका हाथ कैसे काट सकता है? दोनों बातें कर रहे थे और कुरोत्सुची चिढ़ने लगी। तुम दोनों ठीक से मिशन करो। दोनों हंस पड़े। बड़ी बहन कुरोत्सुची, यह इवागाकुरे के पास है, यहाँ कौन हमला करेगा? बात सही थी, लेकिन आज कुरोत्सुची को अजीब बेचैनी हो रही थी, इतनी कि वह चिड़चिड़ी हो गई थी। उनका मिशन था पृथ्वी देश की सीमा तक जाकर एक व्यक्ति को सुरक्षित दाइम्यों के शहर तक पहुंचाना। हालांकि ये देश के अंदर था, फिर भी दुश्मन निंजा हमला कर सकते थे, इसलिए यह मिशन सी रैंक था। कुरोत्सुची बोली, ठीक है, चुप रहो, जल्दी करो, रास्ता लंबा है, बातें करने का समय नहीं है। दोनों ने कंधे उचकाए। फिर पूछा, बड़ी बहन, क्या आपको उस गद्दार के बारे में जिज्ञासा नहीं है? कुरोत्सुची ने भौहें सिकोड़ी। उसे भी जानकारी थी, लेकिन उसे डर नहीं था, बल्कि उससे मिलने की इच्छा थी। हूंफ, अच्छा होगा अगर वह मुझे मिल जाए। मैं उसे हराकर दुनिया को दिखाऊंगी कि कुनोइची कमजोर नहीं होती। दोनों हंस पड़े। अगर आप हैं तो जरूर कर लेंगी। बकवास, मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत नहीं। कुरोत्सुची ने मुट्ठी भींची। अगर वह बूढ़ा अभी जिंदा न होता तो चौथे तसुचिकागे की जगह मेरी होती। जैसे ही वह बोल रही थी, तीनों अचानक रुक गए, क्योंकि आगे रास्ते में एक आदमी खड़ा था और वह उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। दोनों साथियों ने एक दूसरे को देखा। क्या कोई सच में इवागाकुरे के पास हमला करने की हिम्मत करेगा? मरना चाहता है क्या? अरे तुम! एक निंजा आगे बढ़ा ही था कि पीछे से कदमों की आवाज आई। तीनों तुरंत मुड़े, पीछे खड़े आदमी को देखकर, जो उनसे 3 मीटर भी दूर नहीं था। तीनों के शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। कुरोत्सुची ने सामने खड़े सफ़ेद बालों वाले अजीब कपड़ों वाले आदमी को देखा। इतनी चुपचाप पीछे आ गया। ये कैसा निंजा है? उसने सिर उठाया और तीनों को देखा, फिर नज़र कुरोत्सुची पर टिक गई। तुम तीसरे तसुचिकागे की पोती हो, कुरोत्सुची। ये सुनते ही कुरोत्सुची के रोंगटे खड़े हो गए। उस दबाव ने उसे हिला दिया। तुम कौन हो? हम इवा निंजा हैं, यह इवागाकुरे है, परेशानी मत मोल लो। दोनों साथी समझदार थे। उन्होंने गांव का नाम लेकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी मुस्कुराया। चिंता मत करो, शोर बहुत कम होगा, तुम्हारा गांव नहीं जान पाएगा। जैसे ही उसने कहा, उसकी आकृति धुंधली हो गई। इतनी तेज! पलक झपकते ही कुरोत्सुची चिल्लाई, छोटे! लेकिन बात पूरी होने से पहले धड़ाम, क्रैक, दो तेज आवाजें गूंजीं। अगले ही पल उसके दोनों साथी उड़कर चट्टानों से टकरा गए और बेहोश हो गए। उसी समय एक ठंडी हड्डी की तलवार उसकी गर्दन पर रखी थी। ठंडक महसूस कर उसने धीरे से निगला। तुम क्या चाहते हो? वह मुस्कुराया, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। धड़ाम, किमिमारो ने उसे बेहोश कर दिया। लॉर्ड सासुके, काम हो गया। ये सुनकर रास्ते के बीच खड़ा सासुके बोला, इवागाकुरे जाओ और ओनोकी को संदेश दो, फिर हम उसका इंतजार करेंगे। जी। सासुके इस बार बड़ा हंगामा नहीं चाहता था। उसे बस चुपचाप तीसरे तसुचिकागे को हराना था, इसलिए उसने उसे बाहर लड़ाई के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। उसने जगह भी चुन ली थी। इवागाकुरे चारों ओर चट्टानों से घिरा था, एक मजबूत किला, बाहर बंजर इलाके और गहरी घाटियां थीं। सासुके ने एक गड्ढेनुमा जगह चुनी थी जहां लड़ाई का शोर बाहर नहीं जाएगा। कुरोत्सुची को वहां लाकर उसने उसे किनारे फेंक दिया और खुद चट्टान पर बैठ गया। शाम हो गई। कुरोत्सुची धीरे धीरे होश में आई। अजनबी जगह देखकर वह तुरंत खड़ी हो गई। फिर उसने लगभग 20 मीटर दूर बैठे सासुके को देखा। वह धीरे धीरे बिना आवाज किए हटने लगी, लेकिन सासुके ने पीठ किए हुए भी महसूस कर लिया। वहीं रुको, हिलो मत, तुम्हारे दादा जल्द ही आ जाएंगे, इंतजार करो। अध्याय 302 दो स्केल्स ओनोकी को चुनौती। दादा! कुरोत्सुची चौंक गई।
इस आदमी ने उसे सिर्फ उसके दादा को धमकाने के लिए पकड़ा था। कितना नफरत करने लायक इंसान। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे इस्तेमाल करके मेरे दादा को धमकाना चाहते हो? ये सुनकर सासुके मुस्कुराया। भविष्य की चौथी तसुचिकागे होने के नाते उसका स्वभाव सच में काफी तेज था। हाँ बिल्कुल, सासुके ने सीधे जवाब दिया। कुरोत्सुची ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें मेरे दादा को धमकाने का मौका नहीं दूंगी। ये कहते हुए वह सासुके पर हमला करने ही वाली थी, तभी उसके कंधे पर एक हाथ आकर टिक गया। किमिमारो उसके पीछे खड़ा था। शांत रहो, बैठ जाओ। उसकी आवाज़ सुनते ही कुरोत्सुची के रोंगटे फिर खड़े हो गए। वह डरते हुए पीछे मुड़ी। ये फिर से मेरे पीछे कब आ गया? उसे बिल्कुल पता नहीं चला। अगर अभी उसने हमला किया होता तो शायद वह मर चुकी होती। इतनी कम उम्र दिखने के बावजूद वह इतना खतरनाक था। सासुके ने कहा, अगर यह नहीं मानती तो इसे बेहोश कर दो। किमिमारो ने सिर हिलाया। जी। कुरोत्सुची ने समझ लिया जो सामने बैठा है वह और भी ज्यादा खतरनाक है। शाम की हल्की रोशनी में उसने सासुके को ध्यान से देखा। उसका साइड फेस देखकर वह एक पल के लिए चौंक गई। कितना हैंडसम है। ये किस गांव का निंजा है? दोनों के पास कोई हेडबैंड नहीं था, लेकिन सासुके की पीठ पर उचिहा कबीले का निशान था। हालांकि कुरोत्सुची उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि उचिहा कबीला अब दुनिया से गायब हो चुका था। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? दादा के आने के बाद तो ये दोनों मर जाएंगे। अपने दादा के बारे में सोचते हुए भले ही वह मजाक में कहती थी कि वह जल्दी मर जाएं, लेकिन उसकी ताकत पर उसे पूरा भरोसा था। दुनिया में अकेला केकेई तोता यूजर तीसरा तसुचिकागे ओनो की। उसकी ताकत किसी से कम नहीं थी। 5 कागे में अटैक पावर के हिसाब से वह शायद सबसे ताकतवर था। कुरोत्सुची चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तुमने मुझे सिर्फ दादा को धमकाने के लिए पकड़ा है, सही? सासुके, हाँ। इवागाकुरे से क्या चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए। कुरोत्सुची हैरान रह गई। उसे लगा था कि ये लोग कोई गुप्त तकनीक, पैसा या बदला चाहते होंगे, लेकिन सासुके ने कहा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? और मुझे पकड़कर क्या तुम्हें इवागाकुरे के बदले से डर नहीं लगता? किमिमारो ने तिरस्कार से कहा, बदला? इवागाकुरे से? एक ऐसे बूढ़े पर टिका गांव जो कब का मरने वाला है। तुम? कुरोत्सुची गुस्से में थी, लेकिन किमिमारो की ठंडी नज़र देखकर चुप हो गई। उसकी आंखों में साफ हत्या का इरादा झलक रहा था। सासुके ने कहा, मुझे इवागाकुरे के बदले से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, तीसरे तसुचिकागे को चुनौती देने। कुरोत्सुची दंग रह गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना। तुम मेरे दादा को चुनौती देना चाहते हो? हाँ, यह एक चुनौती थी। तो उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए पकड़ा था। अगर चुनौती देनी थी तो मुझे क्यों पकड़ा? ऐसी चुनौतियां पहले भी होती थीं। लोग नाम कमाने के लिए कागे को चुनौती देते थे, लेकिन आमतौर पर जॉनिन ही उन्हें हरा देते थे। सासुके बोला, तुम्हें पकड़ना सिर्फ तुम्हारे दादा को बाहर लाने के लिए था। वह आते ही तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सासुके ने समय देखा, अब तक तो आ जाना चाहिए। तभी आसमान में एक काली आकृति दिखाई दी। शाम की रोशनी में साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन सासुके ने उसकी चक्रा को साफ महसूस कर लिया। बहुत शक्तिशाली और अजीब तरंगों वाला, 3 प्रकृति परिवर्तन के मेल से बना डस्ट रिलीज। सासुके खड़ा हुआ और बोला, लो, तुम्हारे दादा आ गए। कुरोत्सुची ने ऊपर देखा। वाकई आसमान में एक छोटा काला बिंदु था। इतनी ऊंचाई पर कि ध्यान न देने पर दिखे ही नहीं। नीचे नहीं आओगे? तीसरे तसुचिकागे, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आसमान में ओनो की चौंक गया। उसने अपनी उपस्थिति छिपाई थी, फिर भी सासुके ने उसे ढूंढ लिया। तुमने चौथे राइकेज को हराया और अब मुझे चुनौती देने आए हो, और मेरी पोती को भी पकड़ लिया। उचिहा सासुके, तुम्हारा लक्ष्य इवागाकुरे का टेल्ड बीस्ट है ना? ओनो की हंसा। कुरोत्सुची खुश हो गई, दादा आप आ गए। फिर अचानक वह रुक गई। क्या कहा दादा ने? ये उचिहा सासुके है। अब वह समझ गई कि सामने वाला कितना खतरनाक है। ओनोकी ने देखा कि उसकी पोती किमिमारो के कब्जे में है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर सासुके उसे धमकाए तो वह मजबूर हो जाएगा। सासुके ने ऊपर देखते हुए कहा, मुझे टेल्ड बीस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ आप में दिलचस्पी है, तीसरे तसुचिकागे। दुनिया का इकलौता केकेई तोता जो सभी केकेई गेनकाई से ऊपर माना जाता है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज मैं खुद इसे परखूंगा। अध्याय 303, शिनोबी दुनिया का सबसे तेज। आजमा कर देखूं। तीसरे तसुचिकागे ने नीचे खड़े सासुके की ओर देखा। क्या घमंडी शब्द थे ये। वह उसे सिर्फ टेस्ट करना चाहता था। ये लड़का बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। वह महान तीसरा तसुचिकागे था जिसने पहले और दूसरे निंजा युद्ध देखे थे। यहाँ तक कि उसने खुद अपनी आंखों से सेंजू हाशिरामा और उचिहा मदारा को देखा था। और यह सामने खड़ा लड़का, दुनिया की विशालता तक न समझने वाला, इतना अहंकारी, बहुत ऊंचा है।
जैसे ही ओनोकी के अंदर गुस्सा उफान पर था, अचानक सासुके की आवाज़ गूंजी। अगले ही पल सासुके ने अपना हाथ उठाया और उंगली से इशारा किया। उसकी तर्जनी उंगली धीरे धीरे नीचे आई। क्रैक, जिजी, एकदम से काली बिजली आसमान से गिरी और सीधे ओनोकी की पीठ पर गिरी। क्षण भर में तीसरे तसुचिकागे ने प्रतिक्रिया देते हुए पूरे शरीर को अर्थ रिलीज चक्र से ढक लिया, साथ ही कीचड़ की परत बना ली। उसने बिजली के असर को रोका जरूर, लेकिन उस जोरदार झटके ने उसे सीधे आसमान से नीचे गिरा दिया। धड़ाम, वह जमीन पर जोर से गिरा और धुआं उठने लगा। सासुके ने हाथ वापस खींच लिया। अब ऊंचाई ठीक लग रही है दादाजी, कुरोत्सुची चिल्लाए। वह सासुके को घूर रही थी। ये वही उचिहा सासुके था जिसने पूरी निंजा दुनिया में तहलका मचा दिया था। रायकेज से भिड़ा 8 पूंछ जिनचुरिकी को घायल किया और 2 पूंछ के टेल्ड बीस्ट बम को रोका। ऐसा राक्षस इवागाकुरे क्यों आया? और अभी वह बिजली क्या थी? सिर्फ उंगली घुमाने से बिजली गिर गई। कोई हैंड सील भी नहीं बनाए। खांसी खांसी। ओनोकी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में झटका साफ दिख रहा था। वह भी समझ नहीं पाया कि सासुके ने ये कैसे किया। सासुके इस समय खुश था क्योंकि उसका प्रयोग सफल हुआ। अब वह बिना हैंड सील के लाइटनिंग रिलीज का इस्तेमाल कर सकता था, और सिर्फ अपने शरीर से ही नहीं, कहीं भी बिजली उत्पन्न कर सकता था। अभी जो उसने किया था वह इनल का गॉड्स जजमेंट जैसा हमला था। हालांकि ताकत अभी कम थी। ओनोकी को देखकर सासुके मुस्कुराया। जैसा उम्मीद थी तसुचिकागे, इतनी जल्दी अर्थ रिलीज से बचाव कमाल की प्रतिक्रिया। इस उम्र में भी आपकी ताकत कम नहीं है। सच में केक्केई तोता के मालिक हो आप। ओनोकी को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। नालायक, क्या तुम सोचते हो कि रायकेज को हराकर तुम मेरे सामने भी ऐसे ही बेपरवाह रह सकते हो? तुम केक्केई तोता देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूँ। उसने हाथ उठाया। भारी मात्रा में चक्र इकट्ठा हुआ। 3 प्रकृति परिवर्तन तेजी से हुए और एक पल में आपस में मिल गए। डस्ट रिलीज, डिटैचमेंट ऑफ द प्रिमिटिव वर्ल्ड टेक्निक। तेज सफ़ेद रोशनी फूटी। एक तीखी आवाज़ गूंजी। सासुके की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाया। 3 चक्रों का एक साथ मिलना बहुत तेज था, लेकिन उसकी ताकत वाकई सभी केक्केई गेनकाई से ऊपर थी। उसी समय चारों तरफ काली बिजली प्रकट हुई। चिड़िया जैसी आवाजें निकल रही थीं। किमिमारो चौंक गया। ये चिदोरी है। अगले ही पल काली बिजली से लेजर जैसे हमले निकले। चिदोरी शार्प स्पीयर। 9 चिदोरी से निकली किरणें सीधे डस्ट रिलीज से टकराईं। टक्कर के साथ ही एक गोलाकार रोशनी का विस्फोट हुआ। धमाका होने से पहले ही शॉकवेव दोनों तरफ फैल गई। सासुके के बाल हल्के से हिले। दूसरी तरफ ओनोकी कुछ कदम पीछे हट गया। वह हैरान था। ये तकनीक कैसे? कोई हैंड सील नहीं, कोई तैयारी नहीं, फिर भी इतनी ताकत। सासुके ने हल्की निराशा से कहा, ये ताकत और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे हाथों में बेकार है। ओनोकी चौंक गया। क्या ये लड़का कह रहा था कि वह इस ताकत के लायक नहीं? जिजी, बिजली की आवाज गूंजी। एक पल में सासुके बिजली बनकर ओनोकी के सामने आ गया। उसके हाथ में चिदोरी शार्प स्पीयर ओनोकी के गले पर था। डस्ट रिलीज ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी स्पीड बहुत धीमी है। मेरी लाइटनिंग उतनी ताकतवर नहीं, लेकिन मेरी स्पीड तुमसे कई गुना ज्यादा है। अगर तुम मेरी स्पीड पकड़ नहीं सकते तो लड़ने का हक भी नहीं है। ओनोकी की आंखें फैल गईं। उसके दिल में डर बैठ गया। इतनी तेज स्पीड वह समझ भी नहीं पाया, और सासुके उसके सामने आ गया। अब उसे समझ आया क्यों उसे दुनिया का सबसे तेज निंजा कहा जाता है। सासुके ने पूछा, हार मानते हो? ओनोकी चौंक गया। क्या यह उसे अपमानित करना चाहता है? तुम आखिर चाहते क्या हो? सासुके बोला, हार मान लो और मैं तुम्हारी पोती को छोड़ दूंगा। ओनोकी ने कुरोत्सुची की ओर देखा। वह खुद भी स्तब्ध थी। एक पल में उसके दादा हार गए। ये सीधा सीधा इंस्टेंट किल था। अगर सासुके चाहता तो उसके दादा अब तक मर चुके होते। अध्याय 304 ओनोकी की लाचारी। क्या तुम अपना वादा निभाओगे? तीसरे तसुचिकागे इस समय बहुत घबराए हुए थे। उन्हें अब किसी और बात का सोचने का समय नहीं था। अगर कुरोत्सुची बच जाए तो भले ही वह यहाँ मर जाएं, उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। सासुके ने अधीर होकर उनकी ओर देखा। अगले ही पल तीसरे तसुचिकागे ने सीधे कहा, मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर सासुके ने धीरे धीरे अपने हाथ से लाइटनिंग रिलीज हटा ली। उसने हल्का सा इशारा किया और किमिमारो ने कुरोत्सुची को छोड़ दिया। कुरोत्सुची को आज़ाद होते देख ओनोकी ने राहत की सांस ली। लड़के, अब खत्म करो। इस बार मैं लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी स्पीड इतनी तेज होगी। ओनोकी को अभी भी वो पल याद आ रहा था जब सासुके बिजली की तरह अचानक उसके सामने आ गया था। ऐसी स्पीड कौन झेल सकता है? अब उसे समझ आया कि क्यों चौथा रायकेज पूरी तरह दब गया था। ये स्पीड कुमोगाकुरे के लाइटनिंग रिलीज चक्र मोड से भी ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन ओनोकी यह नहीं जानता था
कि सासुके ने अभी सिर्फ लाइटनिंग रिलीज बॉडी फ्लिकर का इस्तेमाल किया था। उसने अभी तक असली गॉड स्पीड मोड भी एक्टिव नहीं किया था। अगर वह करता तो उसकी स्पीड और भी डरावनी हो जाती। ऊपर से उसे लाइटनिंग रिलीज के लिए हैंड सील की भी जरूरत नहीं थी। यह उसे एक असली मॉन्स्टर बना रहा था। अब सासुके की स्पीड, ताकत और डिफेंस तीनों ही निंजा दुनिया के टॉप लेवल पर थे। चलो किमिमारो, ओनोकी, जो सिर झुकाकर मौत का इंतजार कर रहा था, अचानक सासुके की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसने सिर उठाया। सासुके और किमिमारो जा रहे थे। वह जा रहा था उसे यहीं छोड़कर तीसरे तसुचिकागे को। हालांकि वह मान चुका था कि सासुके बहुत ताकतवर है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, वाकई एक राक्षस। दादा, आप ठीक हैं? कुरोत्सुची दौड़कर आए। उसने ओनोकी को चेक किया। कोई चोट नहीं थी, लेकिन ओनोकी अभी भी सासुके की दिशा में देख रहा था। कुरोत्सुची समझ गई, क्योंकि वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। सिर्फ 10 सेकंड से भी कम समय में उसके दादा हार गए। ये सीधा इंस्टेंट किल था। अगर सासुके चाहता तो ओनोकी अब तक मर चुके होते। दादा बताए, वह कितना ताकतवर है? ओनोकी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता। उसने आसमान की ओर देखा। रात हो चुकी थी, तारे चमक रहे थे। उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। वह पुराने युग का आदमी था, और अब यह नई पीढ़ी का समय था। जैसे उचिहा सासुके। उसी समय एक अजीब चक्रा महसूस हुआ। ये सासुके की दिशा से आ रहा था। दूसरी तरफ किमिमारो सासुके के पीछे चल रहा था। वह हैरान था कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। क्या तुम्हें यह अजीब लग रहा है? सासुके ने पूछा। किमिमारो समझ गया, नहीं, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीसरे तसुचिकागे इतने कमजोर होंगे। कमजोर नहीं, ओनोकी कमजोर नहीं था, बल्कि सासुके बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। डस्ट रिलीज की विनाशक शक्ति तो सब जानते थे। सिर्फ विनाश के मामले में सासुके भी उससे आगे नहीं था, लेकिन उसकी स्पीड और बिना हैंड सील के लाइटनिंग रिलीज, यही असली फर्क था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने उसे अचानक हमला करने की ताकत दी। इसी वजह से उसने ओनोकी को तुरंत हरा दिया। लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा। ओनोकी अब सतर्क रहेगा। अगर वह हवा में रहा तो उसके पास अभी भी फायदा होगा। हवा की बात सोचते हुए सासुके ने अपनी कलाई से एक छोटा स्क्रॉल निकाला। मौका मिला तो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने तीसरे तसुचिकागे ओनोकी को हराया। इनाम, अर्थ रिलीज नेचर ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ 1 लेवल। चक्रा, अर्थ 13%। अर्थ रिलीज के तीसरे लेवल पर पहुंचते ही सासुके को लगा जैसे उसके शरीर में बदलाव आ रहा है। नेचर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ने से चक्रा की ताकत के साथ शरीर पर भी असर पड़ता था। अब उसके पास सिर्फ वाटर और विंड रिलीज बची थी। जैसे ही ये दोनों तीसरे लेवल पर पहुंचेंगे, यिन यांग रिलीज भी खुल जाएगी और उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। ये सोचकर सासुके ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसका अगला लक्ष्य था किरिगाकुरे। अब वह मिजुकागे को चुनौती देने जा रहा था। उसके हिसाब से ये लड़ाई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर मिजुकागे ने थोड़ी भी गलती की तो 10 सेकंड में खत्म हो जाएगी और वाटर रिलीज भी बढ़ जाएगा। जहां तक विंड रिलीज का सवाल था, उसे खुद ही ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि सुनागाकुरे में अभी काजेकागे नहीं था। इसलिए उसे लड़ाई के दौरान ही विंड रिलीज का अभ्यास करना होगा। लेकिन इवागाकुरे छोड़ने के कुछ समय बाद सासुके अचानक रुक गया। उसे एक जानी पहचानी चक्रा महसूस हुई। उसने जंगल की ओर देखा। देइदारा और सासोरी, क्या ये दोनों मेरे लिए आए हैं? किमिमारो ने तुरंत पूछा, क्या ये पिछली बार का बदला लेने आए हैं? सासुके ने सिर हिलाया, नहीं, अकात्सुकी में बदला जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर ये दोनों आए हैं तो इसका मतलब है उसने नागातो, या यूं कहें ओबितो को नाराज कर दिया है। अध्याय 305 उन्मत्त सीखना, फ्रेंजीड स्टडिंग। सही बात थी, कुमोगाकुरे में सासुके ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया था। उसने न सिर्फ 8 पूंछ जिनचुरिकी को हराया, बल्कि राइकेज को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि उसके पास मौका था कि वह 8 पूंछ और 2 पूंछ दोनों को पकड़ ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इसी घटना की वजह से पूरी निंजा दुनिया की नज़रें अकात्सुकी पर टिक गईं। 5 महान देशों को अब अकात्सुकी के बारे में पता चल चुका था। यानी फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारा इल्ज़ाम अकात्सुकी पर आ गया। अब पूरी दुनिया जान चुकी थी, कोई टेल बीस्ट्स को पकड़ना चाहता है और अलग अलग गांवों के भगोड़े निंजा को इकट्ठा कर रहा है। भले ही अभी तक अकात्सुकी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही जांच पूरी होगी उन पर हमला होना तय था। इसलिए नागातो, या यूं कहें ओबितो का गुस्सा समझ में आता था। लेकिन सिर्फ इन दोनों को भेजना, ये तो सासुके को बहुत हल्के में लेना था। सासुके रुक गया। किमिमारो आगे बढ़ा, लॉर्ड सासुके, अगर ये दोनों जंगल में हैं तो मुझे उन्हें संभालने दीजिए। वह देइदारा और सासोरी से लड़ने के लिए उत्साहित था, क्योंकि ये दोनों उसे चुनौती दे सकते थे।
लेकिन मार नहीं सकते थे। वह उन्हें अपने अभ्यास के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। सासुके हाँ कहने ही वाला था, तभी अचानक वह रुक गया। क्रेजी लर्निंग। लड़ाई के दौरान सासोरी की कठपुतली तकनीक या देदारा की विस्फोटक मिट्टी सीखो। एक सीखने पर इनाम, किसी भी चक्रा नेचर का जोड़ एक लेवल। दोनों सीखने पर इनाम, एस रैंक निंजुत्सु डेवलपमेंट का मौका। सासुके चौंक गया, उसे इनकी तकनीक सीखनी थी, वो भी लड़ाई के दौरान। यह कोई साधारण तकनीक नहीं थी। कठपुतली कला, सुनागाकुरे की गुप्त तकनीक, और देईदारा की विस्फोटक मिट्टी, जो केक्केई गेनकाई जैसी लगती थी, शेरिंगन से कॉपी भी नहीं की जा सकती। क्या वह सिर्फ देखकर सीख सकता है? ये लगभग नामुमकिन था। सासुके सोच में पड़ गया। उधर किमिमारो आगे बढ़ने लगा। चिंता मत करें, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तभी सासुके बोला, रुको किमिमारो, देईदारा को तुम संभालना, लेकिन उसे मारना मत। मैं इनके साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। यह आदेश अजीब था, मारना नहीं, सिर्फ रोकना। किमिमारो समझ नहीं पाया, लेकिन मान गया। सासुके जंगल की ओर बढ़ गया, जैसे सामने वाले काफी देर से उसका इंतजार कर रहे हों। जंगल में घुसते ही उसकी नज़र एक बड़े पेड़ पर गई। उस पेड़ के नीचे एक झुकी हुई आकृति खड़ी थी। अकात्सुकी का लिबास, वह साफ था, वह था रेड सैंड का सासोरी। सासुके उससे 10 मीटर दूर रुक गया। पेड़ की छाया में करीब 20 मीटर का क्षेत्र ढका हुआ था। आखिर आ ही गए, सासुरी धीरे से बोला। मैंने सोचा नहीं था कि तीसरे तसुचिकागे के साथ तुम्हारी लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। वह मुड़ा और सासुके को देखा। लगता था उसे पहले से पता था। शायद ज़ेत्सु आसपास था, लेकिन वह पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि सासुके वुड रिलीज भी जानता था। सासुके बोला, तुम दोनों मेरा इंतजार कर रहे थे। सासुरी थोड़ा चौंका। क्या उसने देईदारा की मौजूदगी भी महसूस कर ली? तुम तो तसुचिकागे को चुनौती देने गए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? सासुके ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे बताना कि उसने ओनोकी को हरा दिया, यह शायद कोई मानेगा ही नहीं। वो छोड़ो, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या सच में यकीन है कि मुझे मार सकते हो? इतना कहते ही जमीन से एक सफ़ेद मकड़ी निकली, लेकिन अगले ही पल लाइटनिंग रिलीज की सुई ने उसे भेद दिया। देईदारा, नीचे छिपना आरामदायक है क्या? जैसे ही सासुके ने उसका ठिकाना बताया, देईदारा बाहर आ गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसे कैसे पता कि लाइटनिंग रिलीज उसकी विस्फोटक मिट्टी को रोक सकती है? एक छोटी सी बिजली, और उसका बम बेकार हो गया। ये कैसा राक्षस है? सासुरी हंसा। मैंने कहा था छिपना बेकार है, इसके पास चक्रा महसूस करने की क्षमता है। देईदारा चुप रहा, बस सासुके को घूरता रहा। सासुके ने पूछा, लीडर ने तुम्हें मुझे मारने भेजा है? सासुरी बोला, तुम्हें पकड़ने। अगर तुम विरोध करोगे तो मार भी सकते हैं। कुमोगाकुरे के टेल्ड बीस्ट के लिए। सासुरी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब साफ था। सासुके ने सिर हिलाया। मैं अकात्सुकी से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद परेशानी ढूंढ रहे हो तो आओ, लेकिन एक सलाह दूंगा, अच्छे से सोच लो। अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम मर जाओगे। अध्याय 306 और गहराई से देखना, सीइंग मो। अब सासुके का आभा और बेहद शक्तिशाली था, लेकिन सासुरी और देईदारा भी साधारण निंजा नहीं थे। सामान्य निंजा शायद उसके दबाव में आ जाते, लेकिन ये दोनों नहीं। सासुरी मुस्कुराया, मौत, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ। ये सुनकर सासुके ने सिर हिलाया। सच में सासुरी को पहले ही मरा हुआ माना जा सकता था। उसे मौत का डर नहीं था। अच्छा है, तो दिखाओ अपनी कठपुतली कला। ये कहते हुए सासुके ने देईदारा की ओर देखा। किमिमारो, इसे रोको, मैं आता हूँ। किमिमारो ने सिर हिलाया और देईदारा की ओर देखा। देईदारा भौहें चढ़ाकर बोला, क्या तुम इस आदमी को मेरा मुकाबला बना रहे हो? मेरा निशाना तुम हो सासुके। क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? सासुके ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। ये सुनकर सासुरी थोड़ा नाराज हुआ, जैसे सासुके उसे आसानी से हरा सकता है। घमंडी लड़का। तभी सासुरी पीछे हट गया। उसने तुरंत एक स्क्रॉल निकाला। धड़ाम, धुएं के बीच एक कठपुतली सामने आई। सासुके एक पल के लिए चौंक गया। देईदारा मुस्कुराया, सीनियर, क्या आप शुरू में ही अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? सासुरी बोला, इसके सामने मैं जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। धुआं छंटा, और सामने था तीसरे काजेकागे की कठपुतली। सासुरी ने शुरू से ही अपना सबसे मजबूत हथियार निकाल लिया। उधर देईदारा भी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी हड्डियों की गोलियां उसकी ओर आईं। वह मुश्किल से बचा। उसके चेहरे पर कट भी आ गया। किमिमारो ने ठंडी नज़र से कहा, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। देईदारा अब सतर्क हो गया। ये लड़का भी कमजोर नहीं था। अचानक किमिमारो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी स्पीड देईदारा से कहीं ज्यादा थी। देईदारा ने तुरंत विस्फोटक मिट्टी से एक सफ़ेद पक्षी बनाया और उस पर बैठकर आसमान में उड़ गया।
अब उसे हवा का फायदा मिल गया। सासुके ने एक नज़र डाली, फिर ध्यान सासोरी पर केंद्रित किया। कठपुतली कला, उसे लड़ाई में सीखना आसान नहीं था। सासुके ने आंखें बंद कीं, फिर खोलीं। मांगेक्यो शेरिंगन सक्रिय। सासोरी थोड़ा चौंका, लेकिन इससे उसे अच्छा भी लगा। मतलब सासुके उसकी ताकत को मान रहा था। उधर सासुके अब सासोरी के चक्रा प्रवाह को ध्यान से देख रहा था। शेरिंगन से चक्रा का बहाव दिखता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे ऐसा लगा जैसे वह कठपुतली कला का राज समझने लगा हो। सुपर इंसाइट। उसने अपनी विशेष क्षमता सक्रिय की। अब सासोरी का शरीर जैसे बड़ा दिखने लगा। चक्रा का हर मूवमेंट साफ दिख रहा था। सासुके हल्का चौंक गया। तो ये है कठपुतली कला का रहस्य। उधर सासोरी उसे देख रहा था। वह समझ नहीं पाया सासुके अचानक स्थिर क्यों हो गया, लेकिन यह हमला करने का मौका था। उसने तीसरे काज़ेकागे की कठपुतली को एक्टिव किया। आयरन सैंड हवा में बना और सुई बनकर सासुके की ओर बढ़ा। सासुके ने नज़र नहीं हटाई, बस हाथ उठाया और बिजली का जाल बना दिया। सारी सैंड सुई वहीं रुक गई, लेकिन हमला खत्म नहीं हुआ। इस बार आयरन सैंड की लहर सासुके की ओर बढ़ी। उसकी नज़र रुक गई। वह तुरंत कुसानागी तलवार निकालता है। बिजली चमकी और एक बार में पूरी लहर काट दी। क्षण सासोरी चौंक गया। तीसरे काज़ेकागे का मैग्नेट रिलीज इतना कमज़ोर। वह फिर से हमला करता है, लेकिन सासुके सिर्फ बचाव कर रहा था। वह हमला नहीं कर रहा था, बस चक्रा के बदलाव को देख रहा था। हर मूवमेंट, हर कंट्रोल और हर बदलाव के साथ वह थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। अगर कोई प्रोग्रेस बार होती तो साफ दिखता कि वह तेजी से सीख रहा है। कुछ ही देर में वह पूरी कठपुतली कला समझ सकता था, लेकिन अब कुछ नया नहीं दिख रहा था। एक ही कठपुतली की सीमा थी। अगर और सीखना है तो सासोरी पर दबाव बढ़ाना होगा। सासुके की नज़र हवा में तैरती कठपुतली पर गई, जो एक विशाल आयरन सैंड सिलेंडर बना रही थी। वह हमला करने वाली थी। सासुके ने तलवार वापस रख दी। अचानक वह लाइटनिंग स्पीड मोड में चला गया। कड़कड़ाहट, बिजली की आवाज़ गूंजी। वह गायब हो गया और सीधे कठपुतली तक पहुंच गया। उसने चक्रा इकट्ठा किया और पूरी ताकत से घूंसा मारा। धड़ाम, एक ही बार में सब कुछ टूट गया। सासोरी के चक्रा धागे टूट गए, आयरन सैंड बिखर गया और तीसरे काज़ेकागे की कठपुतली भी नष्ट हो गई। सासोरी स्तब्ध रह गया। एक ही पंच में उसका सबसे शक्तिशाली हथियार खत्म हो गया। उसका दिल भारी हो गया। अध्याय 307 अकाहिगी टिल्डर कठपुतली तकनीक। यहाँ तक कि उसका सबसे ताकतवर कठपुतली, तीसरा काज़ेकागे, सासुके के एक ही वार में इतनी आसानी से नष्ट हो गया। मैग्नेट रिलीज की रक्षा भी पल भर में टूट गई। अब साफ था सासुके की ताकत एक डरावने स्तर तक पहुंच चुकी थी। तभी सासोरी को याद आया क्लाउड विलेज से आई जानकारी। सासुके चौथे राइकेज का सामना सीधे कर सकता था। इसका मतलब था वह अब सामान्य स्तर से बहुत ऊपर जा चुका है। सिर्फ तीसरे काज़ेकागे की कठपुतली से उसे हराना नामुमकिन था। धत, अब छिपने का कोई मतलब नहीं था। धड़ाम, सासोरी सीधे हिरुको से बाहर कूद गया। पहली बार उसका असली रूप सामने आया। देइदारा और किमिमारो भी लड़ते लड़ते एक पल के लिए मुड़कर देखने लगे। देइदारा हैरान रह गया। उसका सबसे ताकतवर कठपुतली इतनी आसानी से खत्म। लेकिन जब उसने सासोरी का असली रूप देखा, वह और भी चौंक गया। तो ये है सीनियर का असली रूप, खुद को कठपुतली में बदल लेना। ये तो एक अलग ही स्तर था। सासुके ने सासोरी को देखा और कहा, एक कठपुतली मास्टर जिसने खुद को ही कठपुतली बना लिया। थोड़ी विडंबना थी, लेकिन सासोरी गर्व से बोला, तुम नहीं समझोगे, यही असली शक्ति है। अब तुम मुझे मार नहीं सकते, कभी नहीं। अब असली लड़ाई शुरू होती है। ये कहते ही उसने एक स्क्रॉल निकाला। अब साधारण निंजुत्सु बेकार थे। सामने जो दुश्मन था वह सब कुछ आसानी से रोक सकता था, इसलिए सिर्फ कठपुतलियों पर भरोसा था। धड़ाम, जैसे ही स्क्रॉल खुला, आसमान में सैकड़ों कठपुतलियां प्रकट हो गईं। सासुके ने ऊपर देखा। सासोरी बोला, एक कठपुतली मास्टर की ताकत इस बात से तय होती है कि वह कितनी कठपुतलियां कंट्रोल कर सकता है, और मैं सैकड़ों को एक साथ नियंत्रित कर सकता हूँ। मेरी कला दूसरे काज़ेकागे से भी ऊपर है। उसने अपने सीने का ढक्कन खोला और अनगिनत चक्रा धागे बाहर निकले। रेड सीक्रेट टेक्निक 100 पपेट परफॉर्मेंस। इतनी बड़ी संख्या अब सासुके के लिए देखने का मौका थी। मांगेक्यो शेरिंगन पूरी ताकत से सक्रिय हो गया। सुपर इंसाइट के साथ अब हर चक्रा मूवमेंट साफ दिख रहा था। सासोरी बोला, मेरी ये तकनीक एक देश को नष्ट कर सकती है। आज तुम्हें असली कठपुतली शक्ति दिखाऊंगा। चारों तरफ कठपुतलियों की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन सासुके हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह जानबूझकर सासोरी को कठिन कंट्रोल करने दे रहा था, ताकि वह और ज़्यादा देख सके और तेजी से सीख सके। हर धागा, हर कंट्रोल, हर बदलाव, वह सब समझ रहा था। साधारण निंजा के लिए ये सब देखना नामुमकिन था, लेकिन मांगेक्यो शेरिंगन के साथ
सासुके हर छोटी चीज पकड़ रहा था। धड़ाम धड़ाम कठपुतलियां हमला कर रही थीं। चारों ओर से घेर लिया गया था, लेकिन सासुके सिर्फ चिदोरी से खुद को बचा रहा था, हमला नहीं कर रहा था। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वह फंस गया हो, लेकिन असल में वह सीख रहा था। उधर किमिमारो ने ये देखा और हैरान हुआ, लॉर्ड सासुके जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये कठपुतलियां तो उनके लिए आसान थीं, लेकिन सासुके कुछ और ही कर रहे थे। तभी देवदारा गुस्से में बोला, अरे कहाँ देख रहे हो, मेरे साथ लड़ते हुए ध्यान भटकाते हो। धमाके, 2 विस्फोट हुए और किमिमारो आग में गिर गया। उसी समय सासुके मुस्कुराया, तो यही है कठपुतली कला। बधाई हो, आपने रेड सीक्रेट पपेट तकनीक सीख ली। लेवल शुरुआती सिस्टम की आवाज आई। अब सासुके ने पहली बार हमला किया। एक बार और दर्जनों कठपुतलियां कट गईं। बिजली चमकी। सासुरी ने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा ये बस शुरुआत है। लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। धड़ाम 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 बिजली की गूंज के साथ सासुके कठपुतलियों के बीच दौड़ने लगा। काली बिजली चमकी और पलक झपकते ही आधी कठपुतलियां नष्ट हो गईं। सासुरी स्तब्ध रह गया। इतनी तेजी से अगर यह चलता रहा तो सारी कठपुतलियां खत्म हो जाएंगी। तभी उसने कुछ अजीब देखा। एक गिरी हुई कठपुतली उठी। उसने दरांती पकड़ी और उसकी ओर देखने लगी। उससे चक्रा धागे जुड़े थे, लेकिन वह धागे सासुरी से नहीं, बल्कि सासुके से जुड़े थे। सासुरी की आंखें फैल गईं। ये क्या? कंट्रोल। अध्याय 308 एक नई दुनिया का दरवाजा खुलना। हे। धीरे धीरे खड़ी हुई कठपुतली सासुरी की ओर देख रही थी। हालांकि उसकी आंखें सिर्फ लकड़ी के टुकड़े थीं, लेकिन उस पल सासुरी को लगा जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। उसका चेहरा पूरी तरह सदमे में था। बाकी सभी कठपुतलियां अचानक रुक गईं। पूरा जंगल शांत हो गया। सिर्फ उसी एक कठपुतली की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर लड़ रहे देवदारा और किमिमारो भी रुक गए। दोनों ने उधर देखा, और जो उन्होंने देखा वह देखकर वे भी जम गए। वो कठपुतली। देवदारा के होंठ कांपने लगे। उसने आंखें झपकाईं, फिर दोबारा देखा, फिर दोबारा, लेकिन हर बार वही नज़ारा। गलती नहीं थी, सासुके खुद कठपुतली कंट्रोल कर रहा था। ये कैसे संभव था? कठपुतली कला तो सनागाकुरे की सीक्रेट तकनीक थी। इसे कोई बाहर का इंसान कैसे सीख सकता है? लेकिन सामने जो हो रहा था उसे कैसे झुठलाते? सासुरी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने देखा, सासुके बिल्कुल नए सीखने वाले की तरह कठपुतली को चलाने की कोशिश कर रहा है। उसी पल उसे अंदाजा हो गया, लेकिन वह मान नहीं पा रहा था। सासुके, तुमने ये कठपुतली कला कैसे सीखी? सासुरी ने आखिर पूछ ही लिया। सासुके हल्का मुस्कुराया, तुम खुद समझ चुके हो, है ना? सासुरी चुप हो गया। हाँ, उसने समझ लिया था, लेकिन यह मानना नामुमकिन था। लड़ाई शुरू हुए कितनी देर हुई थी? 5 मिनट भी नहीं, और कोई इतनी जल्दी कठपुतली कला सीख जाए, यह असंभव था। सिर्फ चक्रा धागे बनाना ही सालों की प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन सासुके के लिए यह आसान था। उसका चक्रा कंट्रोल पहले से ही चरम स्तर पर था। थोड़ा अभ्यास और उसने धागे बना लिए। फिर उन धागों को कंट्रोल थ्रेड में बदलना, ये भी उसने सासुरी से देखकर सीख लिया। नहीं नहीं नहीं, सासुरी का चेहरा बदल गया। भले ही तुम उचिहा हो, तुम्हारा शेरिंगन मूवमेंट कॉपी कर सकता है, लेकिन मेरी सीक्रेट तकनीक इतनी आसानी से नहीं सीख सकता। उसके लिए ये स्वीकार करना असंभव था। कठपुतली कला उसकी पहचान थी। मैं तुम्हें असली कठपुतली कला दिखाता हूँ, वह चिल्लाया, और सभी कठपुतलियां फिर से हवा में उठ गईं। एक साथ हमला, लेकिन इस बार सासुके खुद नहीं लड़ा। उसने अपनी कठपुतली से लड़ना शुरू किया। धड़ाम, पहली कठपुतली जैसे ही आई, सासुके की कठपुतली ने उसे हवा में ही काट दिया। फिर लगातार वार। कुछ ही सेकंड में आसपास की सारी कठपुतलियां टूट गईं, और सासुरी देखता रह गया। शुरुआत में सासुके की चालें अनाड़ी थीं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह स्मूथ हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी कठपुतली मास्टर लड़ रहा हो, जो चीज़ लोगों को सीखने में सालों लगते हैं, सासुके ने सेकंड्स में हासिल कर ली। सासुरी का आत्मविश्वास हिल गया। नहीं, ये संभव नहीं। लेकिन अब उसके पास एक ही रास्ता था, सासुके को कठपुतली कला में हराना। अचानक सारी कठपुतलियां दिशा बदलकर सासुके की कठपुतली पर टूट पड़ीं। सासुके मुस्कुराया, अच्छा, पपेट फाइट, ठीक है। उसने दोनों हाथों की उंगलियों से धागे कंट्रोल किए। सिर्फ एक कठपुतली, लेकिन वह जीवित इंसान की तरह लड़ रही थी। तेज, सटीक, खतरनाक। चारों ओर से हमला, लेकिन वह हर वार का जवाब दे रही थी। इस दौरान सासुके पूरी तरह सीखने में डूब गया, और तभी उसे एक बड़ा सच समझ आया। शेरिंगन निंजुत्सु कॉपी कर सकता है, लेकिन सीक्रेट तकनीक क्यों नहीं? क्योंकि निंजुत्सु के लिए सिर्फ चक्रा और नेचर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन सीक्रेट तकनीक के लिए अतिरिक्त स्किल्स चाहिए।
जैसे कठपुतली कला के लिए हाई लेवल चक्रा कंट्रोल, अगर वह स्किल नहीं है तो कॉपी करके भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सासुके ने सासोरी की ओर देखा और हल्का मुस्कुराया। आज सासोरी ने उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। अब सिर्फ 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि अनगिनत सीक्रेट तकनीकें भी वह सीख सकता था। बस शर्त ये थी कि वह उनके लिए ज़रूरी स्किल्स हासिल कर। अध्याय 309 कठपुतली तकनीक बनाम कठपुतली तकनीक। सासोरी और सासुके के बीच लड़ाई। असल में यह एक कठपुतली तकनीक की जंग बन चुकी थी। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। शुरुआत में सासुके की 3 कठपुतलियां लगातार नष्ट हो गईं, लेकिन सासोरी के पास बहुत ज़्यादा कठपुतलियां थीं और सासुके आसानी से नई कठपुतलियां उठाकर कंट्रोल कर लेता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सासोरी का दिल दहलने लगा, क्योंकि सासुके की कठपुतली कला रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी। शुरुआत में जहां उसकी चालें सीमित थीं, अब वह हर स्थिति के अनुसार तुरंत नई रणनीति बना रहा था। और अब सासुके ने एक हाथ अलग करके 2 कठपुतलियां एक साथ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बधाई हो, कठपुतली कला लेवल बढ़ा। रेड सीक्रेट स्किल, कठपुतली प्रोफिशिएंट। ये तो बस शुरुआत थी। सासोरी की कठपुतलियां कम हो रही थीं, लेकिन उसकी कंट्रोल पावर बढ़ रही थी। वहीं सासुके कम कठपुतलियों के साथ भी बेहतर नियंत्रण दिखा रहा था। दोनों बराबरी पर थे, लेकिन रिएक्शन और एडेप्टेशन में सासुके बहुत आगे था। 3 मिनट बाद सासुके की 2 कठपुतलियों ने मिलकर 5 और कठपुतलियां तोड़ दीं। फिर तीसरी कठपुतली भी आ गई। अब सासुके 3 कठपुतलियां एक साथ कंट्रोल कर रहा था। यह एक नए स्तर की शुरुआत थी। इसके बाद हर एक मिनट में सासुके एक और कठपुतली जोड़ता गया। 10 मिनट बाद सासोरी के सामने 10 ताकतवर कठपुतलियां खड़ी थीं, और हर एक उसकी अपनी कठपुतलियों जितनी मजबूत थी। सासोरी की 100 पपेट टेक्निक में अब सिर्फ 20 कठपुतलियां बची थीं। दूसरी तरफ देइदारा और किमिमारो ने लड़ाई रोक दी थी। वे बस यह अद्भुत मुकाबला देख रहे थे। एक तरफ पुराना जीनियस सासोरी और दूसरी तरफ आज का मॉन्स्टर सासुके, जो लड़ाई के बीच ही सीख रहा था और उसी तकनीक से दुश्मन को हरा रहा था। जब आखिरी भिड़ंत हुई तो सासोरी का घमंड पूरी तरह टूट गया। असल में कठपुतली कला में जीत सिर्फ तकनीक पर नहीं, रिएक्शन और कंट्रोल पर भी निर्भर करती है। और यहाँ सासुके का मांगेक्यो शेरिंगन जोड़ सुपर इनसाइट सासोरी को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका था। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई। सासोरी की सभी कठपुतलियां नष्ट हो गईं। सासुके के पास अभी भी 9 कठपुतलियां बची थीं। सासोरी पीछे हट गया, पूरी तरह टूट चुका था। असंभव, ये नामुमकिन है। वह बार बार सिर हिलाने लगा। जिस तकनीक पर उसे सबसे ज़्यादा गर्व था, उसी में वह हार गया। अगर वह सासुके की किसी और ताकत से हारता तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह कठपुतली कला थी और यही वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसी समय सासुके की नज़र उस पर टिक गई। उसने सोचा, एक कठपुतली कम है तो एक और जोड़नी चाहिए। और अब यहाँ बची हुई एकमात्र कठपुतली थी सासोरी खुद। सासुके ने हाथ उठाया और चक्रा धागा सासोरी से जोड़ दिया। सासोरी चौंक गया। एक नया चक्रा उसके शरीर का कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत उसे हटाया और गुस्से से बोला, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? सासुके शांत बोला, तुम खुद को कठपुतली बना चुके हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सासोरी का चेहरा और गंभीर हो गया। तुम्हारी कठपुतली कला अभी इतनी आसान नहीं है कि तुम मेरा कंट्रोल छीन लो। वह हमला करने को तैयार हुआ, लेकिन उसी समय सासुके ने सिस्टम देखा। रेड सीक्रेट स्किल, कठपुतली माइनर अचीवमेंट। इतनी जल्दी उसने इस लेवल को हासिल कर लिया। सासोरी का योगदान इसमें बहुत बड़ा था। अब सासुके के दिमाग में एक नया विचार आया। मानव कठपुतली अपनी पुरानी शक्तियां रख सकती है। जैसे तीसरे काज़ेकागे की कठपुतली मैग्नेट रिलीज इस्तेमाल कर सकती थी। तो अगर वह सासोरी को अपनी कठपुतली बना ले तो उसकी ताकत भी मिल सकती है। लेकिन समस्या थी सासोरी की अपनी चेतना। इसीलिए सासुके ने तलवार निकाल ली। अब उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। सासोरी समझ गया सासुके क्या करने वाला है। वह अंदर से कांप गया। क्या सच में ऐसा टैलेंट हो सकता है? एक ही लड़ाई में मेरी कला सीखकर मुझे हरा दिया। जज बिजली फिर चमकी। अगले ही पल सासुके बिजली बनकर उसकी तरफ दौड़ा। सासोरी ने सोचा वह उसे टुकड़ों में काट देगा, लेकिन तलवार सीधा उसके दिल में घुस गई। उसकी आंखें फैल गईं। इसे कैसे पता? सासुके ने तलवार निकाल ली। सासोरी मर चुका था, लेकिन सासुके रुका नहीं। उसने हाथ उठाया और उसके दिल का इलाज करने लगा। किमिमारो दूर खड़ा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सासुके क्या कर रहा है। लेकिन कुछ ही पल बाद एक डरावना दृश्य सामने आया। सासोरी फिर से खड़ा हो गया। अध्याय 310 देइदारा का रहस्य। सासोरी को फिर से खड़ा देखकर देइदारा की भौहें सिकुड़ गईं। सीनियर, आप ठीक हैं? लेकिन सासोरी ने कोई जवाब नहीं दिया।
वह बस चुपचाप खड़ा था और उसके शरीर पर सासुके के चक्रा धागे जुड़े हुए थे। ये साफ था, अब सासुरी सासुके के कंट्रोल में था। किमिमारो को समझ नहीं आया अभी कुछ देर पहले सासुके झुककर क्या कर रहा था, लेकिन सासुके खुद जानता था। उसने सासुरी के दिल को ठीक किया, हालांकि दिल अब खुद से नहीं धड़क रहा था। जब भी चक्रा धागा उसमें जाता तभी वह जिंदा होता। अब सासुरी की चेतना खत्म हो चुकी थी, सिर्फ एक शरीर बचा था जिसे सासुके अपनी मर्जी से चला सकता था। सासुके हल्का मुस्कुराया, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ, मानव कठपुतली बन गई। सबसे खास बात, ऐसी कठपुतली अपनी पुरानी शक्तियां भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सासुरी की शक्ति सासुके के लिए उतनी जरूरी नहीं थी। उसे चाहिए था इस तकनीक का इस्तेमाल, और तभी उसे एक और चीज़ याद आई, वह चीज़ जो वह काफ़ी समय से अपने पास रखे था लेकिन इस्तेमाल का मौका नहीं मिला। उचिहा शिजुई की शेरिंगन आँख। उसे अपने शरीर में लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन ऐसे ही छोड़ना भी बेकार था। अब कठपुतली तकनीक के साथ वह उस आँख का इस्तेमाल कर सकता था। एक ही आँख काफ़ी थी। सासुके ने एक स्क्रॉल निकाला और सासुरी को उसमें सील कर दिया, फिर उसे अपने रिस्टबैंड में रख लिया। अब उसने देइदारा की ओर देखा। देइदारा सफ़ेद पक्षी पर खड़ा था, लेकिन सासुके की नज़र पड़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर, सिर्फ डर। सासुरी जैसे ताकतवर व्यक्ति इतनी आसानी से हार गया, और उससे भी बड़ी बात, सासुके ने उसकी तकनीक सीख ली। यह कोई इंसान नहीं, एक राक्षस था। अब देइदारा समझ गया, वह अकेला इन दोनों सासुके और किमिमारो से नहीं जीत सकता। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, सासुके की आवाज़ आई। अचानक 9 कठपुतलियां उस पर टूट पड़ीं, दरांतियां चलती हुई। सीधा हमला। देइदारा ने किसी तरह बचाव किया, लेकिन अगले ही पल बिजली की एक सुई ने उसके पक्षी को भेद दिया। वह नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उठा, पीछे से किमिमारो की आवाज़ आई, भागने की कोशिश मत करो, अब कोई रास्ता नहीं है। अब देइदारा चारों तरफ से घिर चुका था। सासुके सामने आ रहा था और कठपुतलियां ऊपर से उतरकर उसे घेर चुकी थीं। देइदारा ने दांत भींचे, मारना है तो मार दो, मुझे अपमानित मत करना। सासुके ने शांत स्वर में कहा, मैं दुश्मनों को अपमानित नहीं करता। फिर उसने देइदारा की ओर देखा। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, तुम्हारी तकनीक सीक्रेट है या ब्लड लिमिट? देइदारा चौंक गया। तुम क्या कहना चाहते हो? सासुके ने एक क्ले स्पाइडर उठाया। ब्लड लिमिट 2 चक्रा नेचर का मिलन होता है, लेकिन तुम्हारी तकनीक में तुम सीधे इस्तेमाल नहीं करते, तुम इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हो। फिर उसने कहा, यह अर्थ रिलीज है ना? देइदारा चुप हो गया। सासुके आगे बोला, अर्थ जोड़ लाइटनिंग इक्वल्स ब्लास्ट रिलीज। अगर यह असली ब्लड लिमिट होता तो तुम्हारा चक्रा खुद ही विस्फोटक होता। तुम्हें इस तरह मिट्टी का सहारा नहीं लेना पड़ता। देइदारा का चेहरा बदलने लगा। सासुके मुस्कुराया, मुझे समझ आ गया, तुम्हारे पास ब्लास्ट रिलीज है लेकिन अधूरी, या तुम उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। देइदारा की आंखें फैल गईं। सासुके सही था, इसलिए तुम एक तरीका इस्तेमाल करते हो। पहले अर्थ रिलीज से खास मिट्टी बनाते हो, फिर उसमें लाइटनिंग चक्रा मिलाते हो और उसे बम बना देते हो। देइदारा पूरी तरह हिल गया। उसका राज पूरी तरह खोल दिया गया था। तुम्हें ये कैसे पता? सासुके ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। फिर उसने आगे कहा, इसी वजह से जब मैं लाइटनिंग इस्तेमाल करता हूँ, तुम्हारे बम फटते नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे हाथ ही उड़ जाएंगे। अब सच्चाई साफ थी, देइदारा की तकनीक पूरी तरह ब्लड लिमिट नहीं थी, बल्कि एक तरह की सीक्रेट तकनीक थी। देइदारा ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, तुम करना क्या चाहते हो? सासुके की आंखों में हल्की चमक आई। अगर यह सीक्रेट तकनीक है तो मैं इसे भी सीख सकता हूँ। चैप्टर 311 निंजुत्सु का असली सार, पूरा हिंदी अनुवाद। इतनी सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि सासुके ने सामने वाले की तकनीक का पूरा राज खोल दिया है, लेकिन किमिमारो थोड़ा कंफ्यूज था। आखिर सासुके इतना सब बोलकर करना क्या चाहता है? सासुके धीरे धीरे देइदारा की तरफ बढ़ा और किमिमारो को इशारा किया कि वह पीछे हट जाए। देइदारा सासुके को अपनी ओर आते देख रहा था और साथ ही उस जगह पर भी नज़र रखे हुए था जहां उसने जमीन में बम छुपा रखे थे। उसने सोचा, बस 2 कदम और ये मेरे बम पर आ जाएगा। उसकी योजना थी कि जैसे ही सासुके बम पर कदम रखेगा, वह अचानक धमाका करेगा, फिर आसपास के सारे बम उड़ा देगा और मौका पाकर भाग जाएगा। ये सोचकर देइदारा चुपके से अपने एक्सप्लोसिव क्ले से उड़ने वाले पक्षी भी बनाने लगा ताकि तुरंत भाग सके। लेकिन तभी अचानक सासुके के पास काली बिजली, ब्लैक लाइटनिंग फूट पड़ी। वह बिजली सीधे जमीन में घुस गई और चारों तरफ फैल गई। एक विशाल बिजली का जाल बन गया जिसने जमीन में छिपे उसके सारे 18 बम लॉक कर दिए। बिजली सुइयों सैंडबंद में बदल गई और जमीन के अंदर जाकर उसकी क्ले को छेद दिया। अब कोई भी बम फट नहीं सकता था।
डेडारा, जो बम उड़ाने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। उसे समझ नहीं आया कि सासुके को उसके बमों के बारे में कैसे पता चला। बिना बम के डेडारा वैसा ही था जैसे बिना दांत का शेर। वह तुरंत नए बम बनाने लगा, लेकिन यही तो सासुके चाहता था। सासुके का मंगेक्यू शरिंगन ध्यान से डेडारा के चक्र फ्लो को देख रहा था। डेडारा के दोनों हाथों में मुंह थे, जिससे वह जल्दी एक्सप्लोसिव क्ले बना सकता था। जितनी तेजी से वह बनाता, उतनी ही साफ सासुके सब समझ पाता। धीरे धीरे सासुके समझ गया कि एक्सप्लोसिव क्ले में लाइटनिंग चक्र कैसे मिलाया जाता है। क्ले क्लोन। डेडारा ने कई क्लोन बना दिए जो उसकी तरह दिखते थे और सासुके की तरफ दौड़ पड़े। असल में ये हमला नहीं, बल्कि भागने का तरीका था। अब डेडारा सिर्फ बचना चाहता था, लेकिन सासुके के शरीर से कई बिजली की धाराएं निकलीं और सभी क्ले क्लोन्स को तुरंत जाम कर दिया ताकि वे फट न सकें। सासुके ने डेडारा की तरफ देखा। अब वह घबराया हुआ था। अब सासुके को बस एक चीज़ समझनी थी, एक्सप्लोसिव क्ले बनती कैसे है। उसने डेडारा की जेब की तरफ देखा जहां क्ले रखी थी। अगले ही पल हाई वोल्टेज सासुके बिजली की स्पीड से गायब हुआ। एक तेज आवाज़ हुई। डेडारा समझ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सासुके उसके पीछे पहुंच चुका था और उसका बैग छीन लिया। फिर दूर जाकर उसने उसमें से क्ले निकाली। उसे महसूस हुआ, इसमें अर्थ रिलीज चक्र है। तो ऐसा है। अब उसे पूरी प्रक्रिया समझ आ गई। सासुके मुस्कुराया और बोला, क्या यही तुम्हारा एक्सप्लोजन स्टाइल है? डेडारा भड़क गया, तुमने सासोरी की पपट्री सीख ली तो क्या तुम मेरी एक्सप्लोजन स्टाइल भी सीख लोगे? ये केक्के जेनकाई है, इसे सीखना नामुमकिन है। सासुके शांत रहा। अगर ये असली एक्सप्लोजन स्टाइल होता तो सच में सीखना मुश्किल था, क्योंकि केक्के जेनकाई में 2 चक्र नेचर को मिलाकर नया चक्र बनाना पड़ता है। लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक्सप्लोसिव क्ले अलग थी। यह असली ब्लडलाइन नहीं, बल्कि एक ट्रिक थी। डेडारा ने शॉर्टकट से इसे बनाया था, और अगर वो कर सकता है तो सासुके भी कर सकता है। सासुके बोला, बस तुम्हारी तरह क्ले बनाओ, उसमें लाइटनिंग चक्र मिलाओ, काम हो जाएगा। डेडारा हंसा, इतना आसान नहीं है। लेकिन तभी सासुके ने एक सील बनाया, और अचानक उंगली से दाहिनी ओर इशारा अपने मुंह से सफ़ेद मिट्टी क्ले बाहर निकाली। डेडारा दंग रह गया। ये कैसे? जहां डेडारा को क्ले बनाने के लिए प्रोसेस चाहिए था, वहीं सासुके ने सीधे अर्थ रिलीज से क्ले बना ली। सासुके का अर्थ रिलीज इतना एडवांस था। फिर हाई वोल्टेज उसने उसमें लाइटनिंग चक्र मिला दिया। बिना चबाए ही उसने पूरी प्रक्रिया कॉपी कर ली। फिर उसने सील बनाया और वह क्ले एक क्लोन में बदल गई। सासुके बोला, ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से हुआ है। असल में क्ले खुद चक्र से बनी होती है, इसलिए उसे आसानी से शेप दिया जा सकता है। अब सासुके समझ चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसने एक्सप्लोसिव क्ले सीख ली है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और साथ ही निंजुत्सु का असली सार भी समझ लिया है। निंजुत्सु का असली मतलब चक्र कंट्रोल, नेचर ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्निक का सही इस्तेमाल। तभी सिस्टम की आवाज़ आए, बधाई हो, आपने सीक्रेट टेक्निक एक्सप्लोसिव क्ले सीख ली। एक्सप्लोसिव क्ले बिगिनर फायर। छोटा सा निष्कर्ष, इस चैप्टर में सासुके ने डेडारा के सारे बम फेल कर दिए, उसकी पूरी टेक्निक समझ ली, खुद एक्सप्लोसिव क्ले बना ली और निंजुत्सु का असली राज जान लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अब सासुके सिर्फ कॉपी नहीं करता, उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह समझकर नई टेक्निक्स खुद बना सकता है। चैप्टर 312 दबी हुई कला। पूरा हिंदी अनुवाद। सासुके द्वारा बनाए गए एक्सप्लोसिव क्ले क्लोन को देखकर डेडारा वहीं का वहीं जम गया। वह खाली आंखों से सासुके को घूरता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर क्यों सासुके उसकी तकनीक इतनी आसानी से सीख गया। डेडारा ने इस एक्सप्लोजन स्टाइल को इस तरह इस्तेमाल करने के लिए अनगिनत मेहनत की थी, लेकिन सासुके ने बस कुछ बार देखकर ही उसे कॉपी कर लिया। अचानक सासुके के 2 क्लोन आगे कूदे। डेडारा की प्रतिक्रिया धीमी पड़ गई, वह तुरंत बच नहीं पाया। धड़ाम धड़ाम, दोनों क्लोन फट गए। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि डेडारा पीछे उछल गया और जमीन पर लुढ़क गया। कुछ पल बाद वह खड़ा हुआ, चेहरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह सामने बने बड़े गड्ढे को देख रहा था। ये ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? उसने सासुके की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सासुके की एक्सप्लोसिव क्ले उसकी खुद की क्ले से ज्यादा ताकतवर क्यों है। सासुके भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत समझ गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसकी अर्थ रिलीज नेचर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 3 पर थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाइटनिंग रिलीज भी बहुत ऊंचे स्तर पर थी, जबकि डेडारा की अर्थ रिलीज लेवल 1, लाइटनिंग रिलीज लेवल 1। इसलिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा वही टेक्निक होने के बावजूद उंगली से दाहिनी ओर इशारा सासुके की एक्सप्लोसिव क्ले डेडारा से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। डेडारा पागलपन में चिल्लाने लगा, नहीं, ये नामुमकिन है।
मेरी कला मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। वह तेजी से क्ले बॉम्ब्स बनाने लगा। एक एक करके पक्षी बर्ड्स हवा में उड़ने लगे। सासुके ने भी हाथ के इशारे से अपने मुंह से बहुत सारी क्ले बाहर फेंकी, लेकिन इस बार उसने तुरंत लाइटनिंग नहीं मिलाई। डेडारा समझ नहीं पाया ये क्या कर रहा है। तभी हाई वोल्टेज अचानक आसमान से बिजली गिरी और हवा में उड़ती क्ले में ही लाइटनिंग रिलीज मिल गया। सासुके बोला, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मिलाना होता है। अलग अलग आकार की क्ले इक्वल्स अलग अलग चक्र रेशियो। दूसरों को इसे सीखने में समय लगेगा, लेकिन मुझे बस दिमाग में कैलकुलेशन करना है। इसके बाद वह क्ले हवा में ही शेप बदलने लगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानवर नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बल्कि शूरिकेन बन गए। डेडारा के पक्षी वीएस सासुके के शूरिकेन। धड़ाम धड़ाम आसमान में लगातार धमाके होने लगे। डेडारा पूरी तरह दब गया। तभी एक सफ़ेद कुनाई धुएं को चीरते हुए उसकी तरफ आई। डेडारा पीछे कूदा, कुनाई पीछे चट्टान में जा लगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और चट्टान को आर पार कर दिया। अगले ही पल धमाका, भयानक विस्फोट हुआ और डेडारा दूर जा गिरा। वह अभी उठा भी नहीं था कि अचानक सफ़ेद सांप पाइथन उसके शरीर से लिपट गए। वे बहुत तेजी से कसने लगे। डेडारा समझ गया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये भी एक्सप्लोसिव क्ले से बने हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और कभी भी फट सकते हैं। धीरे धीरे सासुके धुएं में से बाहर आया। उसकी चाल शांत थी। वह डेडारा को देखता हुआ बोला, तुम्हारी टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने उसकी असली ताकत कभी इस्तेमाल ही नहीं की। ये सुनकर डेडारा चुप हो गया। उसकी सबसे बड़ी कला वास्तव में उसी के हाथों दब गई थी। सासुके सही था, उसकी टेक्निक बहुत खतरनाक थी, लेकिन सासुके उसे उससे भी बेहतर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन डेडारा हल्का सा मुस्कुराया, शायद तुम ही मेरी कला की असली ताकत दिखा सकते हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें मेरी आखिरी कला दिखाऊंगा। हालांकि वह सांपों से बंधा हुआ था, लेकिन लड़ाई से पहले ही उसने एक क्ले का टुकड़ा अपने सीने के मुंह में डाल दिया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह कभी भी खुद को उड़ाने के लिए तैयार था। संक्षेप में, इस चैप्टर में सासुके की एक्सप्लोसिव क्ले डेडारा से कई गुना मजबूत निकली। उसने हवा में ही लाइटनिंग मिक्स करना सीख लिया, नई फाइटिंग स्टाइल शूरिकेन क्ले बनाए। डेडारा पूरी तरह दब गया, लेकिन अब वह अपना फाइनल सुसाइड अटैक करने वाला है। ये रहा चैप्टर 313 लर्निंग टास्क कंप्लीट का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 313 सीखने का कार्य पूरा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कला क्या होती है। डेइदारा जोर से हंसा और अपने शरीर में चक्र को तेजी से घुमाते हुए खुद को उड़ाने की तैयारी करने लगा। कला, यही असली कला है। लेकिन डेइदारा की यह हालत देखकर सासुके हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम खुद को उड़ाना ही चाहते हो तो क्यों न अपना शरीर मुझे दे दो। शायद मैं तुम्हारी कला को पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से यादगार बना दूं। अगले ही पल सासुके के हाथ से निकली काली छड़ी सीधे डेइदारा के सीने में जा घुसी। उसी समय उसके दूसरे हाथ से बिजली की ताकत फूट पड़ी और सीधा डेइदारा पर गिरी। बिजली और काली छड़ी दोनों की ताकत मिलकर डेइदारा का आत्मा विस्फोट तुरंत रोक दिया गया। अपने शरीर में चक्र को अचानक शांत होते और पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जाते महसूस कर डेइदारा की आंखें फैल गईं। सिर्फ लाइटनिंग रिलीज से उसका विस्फोट पूरी तरह नहीं रोक सकता था, लेकिन यह अजीब हथियार उसकी चक्र शक्ति को पूरी तरह दबा रहा था। यह आखिर क्या चीज़ थी? सासुके की ओर देखते हुए डेइदारा के मुंह से धीरे धीरे खून बहने लगा। उसकी चेतना धुंधली होने लगी। वह समझ ही नहीं पाया कि सासुके का तुम्हारी कला को दुनिया में अलग तरीके से फैलाना का क्या मतलब था। स्विश, तलवार एक झटके में उसकी गर्दन से गुजर गई। यह एक घातक वार था। खून चारों ओर फैल गया। सासुके ने धीरे से अपनी कुसानागी तलवार वापस खींच ली। विस्फोटक मिट्टी से बनी सफ़ेद सांप भी धीरे धीरे गायब हो गई। धड़ाम, डेइदारा जमीन पर गिर पड़ा। अब उसमें कोई सांस नहीं बची थी। सासुके ने जमीन पर पड़े डेइदारा को देखा। अब तुम्हारे शरीर पर एक प्रयोग करेंगे। ये सुनकर पास खड़े किमिमारो को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सासुके उनके शरीर पर क्या प्रयोग करने वाला है? अभी अभी सासुके ने इतनी आसानी से इस आदमी की तकनीक सीख ली थी। कैसे? सासोरी और अब डेइदारा दोनों की तकनीक सासुके ने न सिर्फ सीखी बल्कि उनसे भी बेहतर इस्तेमाल की। क्या यही सासुके की असली प्रतिभा थी? चाहे केक के गैंकाई हो या सीक्रेट टेक्निक, वह सब कुछ आसानी से सीख सकता था। अगर ऐसा है तो क्या वह किसी भी शक्ति को सीख सकता है? लॉर्ड सासुके, क्या इस आदमी की लाश भी साथ ले जानी है? किमिमारो ने पूछा। सासुके ने सिर हिलाया। हाँ, इसे सीलिंग स्क्रॉल में रखो। बाद में इसे कठपुतली बनाने की कोशिश करूंगा। कठपुतली? किमिमारो ने सिर हिलाया। उसे भी सासुके की नई कठपुतली कला के बारे में काफ़ी जिज्ञासा थी। अगर डेइदारा को कठपुतली बना दिया गया तो वह कैसा दिखेगा? किसी इंसान को कठपुतली बनाने में क्या फ़र्क होता है? उसने पूछा। सासुके मुस्कुराया। बहुत फ़र्क होता है।
साधारण कठपुतली में सिर्फ मैकेनिज्म और कंट्रोल होता है, लेकिन मानव कठपुतली अगर सही से बनाई जाए तो वह अपने जीवन की शक्तियां भी रख सकती है। ये सुनकर किमिमारो सब समझ गया। इसीलिए सासुके उसे कठपुतली बनाना चाहता था। लेकिन फिर भी एक सवाल था, जब सासुके पहले ही देइदारा की तकनीक सीख चुका है तो फिर उसे कठपुतली क्यों बनाना? हालांकि उसने ये सवाल आगे नहीं पूछा। असल में सासुके का असली मकसद देइदारा की शक्ति नहीं था, वह सिर्फ एक प्रयोग करना चाहता था। अगर यह सफल हुआ तो अगला कदम होगा उचिहा शिजुई की कठपुतली बनाना, और तब शिजुई की शारिंगन भी इस्तेमाल की जा सकेगी। सासुके ने सिस्टम खोला और अपनी नई शक्तियों को देखा। अब सिस्टम में एक नया सेक्शन जुड़ चुका था। सीक्रेट टेक्निक, रेड सीक्रेट टेक्निक, पपेट टेक्निक, माइनर अचीवमेंट, एक्सप्लोसिव क्ले प्रोफिशिएंट। सासुके संतुष्ट होकर मुस्कुराया। पपेट टेक्निक का लेवल अच्छा था, यह सासोरी की वजह से संभव हुआ। लेकिन एक्सप्लोसिव क्ले को और बेहतर करने के लिए उसे लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। अब सबसे जरूरी बात, उसने सिस्टम का टास्क पूरा कर लिया था, मतलब उसे मिलेगा एक एस रैंक निंजुत्सु डेवलपमेंट अवसर। सासुके की आंखें चमक उठीं। सिस्टम ने तुरंत संकेत दिया, आपने सफलतापूर्वक पपेट टेक्निक और एक्सप्लोसिव क्ले सीखी। इनाम, एस रैंक निंजुत्सु डेवलपमेंट का एक मौका। क्या आप इसे अभी उपयोग करना चाहते हैं? सासुके सोच में पड़ गया। इतना कीमती मौका, इसे साधारण 5 तत्वों वाले निंजुत्सु पर खर्च करना बेकार होगा। उसकी नज़र सिस्टम में मौजूद यिन रिलीज और यांग रिलीज पर गई। अगर वह इन्हीं से नया निंजुत्सु बनाए तो वह सच में खतरनाक होगा। तभी किमिमारो अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी हड्डी की तलवार निकाल ली। अगले ही पल वाइट ज़ेत्सु जमीन से बाहर निकला। वह ताली बजाते हुए बोला, क्या जबरदस्त प्रतिभा है, मैंने नहीं सोचा था कि सासुके इतनी आसानी से इन दोनों को हरा देगा, और ऊपर से उनकी तकनीक भी सीख ली। सच में तुम निंजा दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान हो। सासुके ने उसे देखते हुए कहा। तो ओबिटो मुझे मारना चाहता है? वाइट ज़ेत्सु थोड़ा चौंका, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक चिट्ठी सासुके की तरफ फेंकी। किसी ने ये तुम्हें देने को कहा है। सासुके, क्या तुम अब भी अकात्सुकी के सदस्य हो? सासुके मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है? वाइट ज़ेत्सु समझ गया और धीरे धीरे जमीन में वापस समा गया। किमिमारो ने कहा, क्या हमें उसे ऐसे ही जाने देना चाहिए? सासुके ने हाथ हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसने देखा है वह पहले ही उसके असली शरीर को पता चल चुका है। फिर सासुके ने चिट्ठी खोली। पहली लाइन पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। उसी समय सिस्टम की आवाज़ आई, फेट का पहिया, आपस में जुड़ी किस्मत। उचिहा इटाची का निमंत्रण स्वीकार करो, उसके बदलाव को समझो और उसे हराओ। इनाम, इंद्र का चक्र पूर्ण रूप से जागृत होगा। रिन्नेगन जाग सकता है। ये रहा चैप्टर 314 द इंटरट्वाइंड व्हील्स ऑफ फेट का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 314 आपस में जुड़ी किस्मत का चक्र। सिस्टम इंटरफेस को देखते हुए सेसुके उचिहा कुछ पल के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरी अंतिम किस्मत वाली घटना का मतलब होगा इटाची उचिहा के साथ लड़ाई। सासुके ने पहले सोचा था कि इटाची से एक बार लड़ने के बाद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह अब भी इससे बच नहीं पाएगा। क्या यही किस्मत थी? सासुके ने बेबस होकर सिर हिलाया। इटाची द्वारा भेजे गए पत्र का मतलब बहुत सीधा था। 2 बातें। पहली बात, वह तैयार था। साथ ही उसने उम्मीद जताई कि सासुके रुक जाए और अकात्सुकी संगठन छोड़ दे। और सबसे अच्छा ये होगा कि वह टेल्ड बीस्ट्स को पकड़ना बंद कर दे। संक्षेप में, अकात्सुकी सासुके के बस की बात नहीं थी। ये सुनकर सासुके हल्का सा मुस्कुराया। अकात्सुकी क्या करना चाहती है, शायद असल में तुम्हें ही नहीं पता, इटाची। दूसरी बात, इटाची ने सासुके को एक जगह मिलने के लिए बुलाया था, और यह साफ था, वह इस बार सब कुछ खत्म करना चाहता था। पत्र पढ़ने के बाद सासुके ने हाथ उठाया। बिजली चमकी और कागज तुरंत जल गया। लॉर्ड सासुके, किमिमारो ने चिंता से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। वह जानना चाहता था कि पत्र में क्या लिखा था। कुछ नहीं, चलो। सासुके ने बात खत्म कर दी। किमिमारो और कुछ नहीं पूछ पाया। क्या हम अब किरिगाकुरे जा रहे हैं? किमिमारो ने पूछा। सासुके ने सिर हिलाया, एक दिशा में देखते हुए बोला, नहीं, किसी से मिलने जा रहे हैं। किससे? मेरे भाई से। ये सुनकर किमिमारो थोड़ा चौंका, फिर उसे तुरंत समझ आ गया, ये बात इटाची उचिहा की हो रही है। किमिमारो के मन में थोड़ी चिंता हुई। उसे लगा कि इस बार दोनों भाइयों की मुलाकात ठीक नहीं जाएगी। हालांकि पिछली बार कुछ खास नहीं हुआ था, फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर बना रहा। दोनों तेजी से तय जगह की ओर बढ़े। आधा दिन लगा और वे पहुंच गए। वहां एक बड़ा सा घर था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा था। सासुके ने घर को देखा। ये वही जगह लग रही थी जहां असली कहानी में सासुके और इटाची की लड़ाई हुई थी। तो आखिर किस्मत से बचना मुमकिन नहीं है।
सासुके ने सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। इटाची इस बार उससे क्यों मिलना चाहता था। तुम बाहर ही रहो, कुछ भी हो जाए बीच में मत आना, सासुके ने किमिमारो को आदेश दिया। जी, लॉर्ड सासुके, सावधान रहिए। सासुके हल्का मुस्कुराया, अब मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन सासुके को देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इटाची बीच में बैठा हुआ था। इटाची की हालत बहुत खराब लग रही थी, चेहरा कमजोर, आंखें भारी। उसने धीरे से सिर उठाया। तुम आ गए, सासुके। उसकी आवाज़ बहुत कमजोर थी। सासुके थोड़ा चौंका। इटाची की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी इस समय। उसका मांगेक्यो शारिंगन भी अभी इतना खराब नहीं होना चाहिए था। फिर यह क्या हो रहा था। जैसे ही सासुके कुछ पूछने वाला था, इटाची खड़ा हो गया। सासुके, क्या तुम अब अकात्सुकी छोड़ने के लिए तैयार हो। सासुके ने हल्का सा सांस लिया। हाँ, असल में मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैंने 8 पूंछ और 2 पूंछ को नहीं पकड़ा। और लीडर यह बात समझ गया। उसने मुझे खत्म करने के लिए सासोरी और डेइदारा को भेजा था। इटाची मुस्कुराया। वो दोनों तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहे होंगे, है ना। खत्म कर दिया और उनकी तकनीक भी सीख ली। ये सुनकर इटाची का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह हैरान हो गया। शारिंगन निंजुत्सु कॉपी कर सकता है, लेकिन सीक्रेट टेक्निक और केके गैंकाए, ये कैसे संभव है। फिर उसने सासुके की प्रतिभा को याद किया। शायद जो आम लोगों के लिए असंभव है, वह सासुके के लिए संभव है। इटाची हल्का मुस्कुराया। उसे अपने भाई पर गर्व था। सासुके, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। शायद तुम महान माडारा यूचिहा के बराबर हो। नहीं, तुम उससे भी आगे हो। ये सुनकर सासुके को लगा, इटाची लड़ने नहीं आया। कोनोहा वापस लौट जाओ, सासुके। इटाची बोला, अगर तुम वापस आते हो तो मैं तुम्हें उचिहा कबीले का एक बड़ा राज बताऊंगा, जिससे तुम्हारी शारिंगन और भी मजबूत हो जाएगी। सासुके समझ गया, इटाची उसे ताकत के लालच से वापस बुलाना चाहता है। तुम इटर्नल मंगेक्यू शारिंगन की बात कर रहे हो, है ना। ये सुनते ही इटाची का चेहरा जम गया। तुम्हें ये कैसे पता। सासुके बोला, यह एक तरीका है, लेकिन अकेला तरीका नहीं। उसने अपनी आंखें खोलीं। शारिंगन चमक उठा। मेरी शारिंगन बिना किसी की आंख लिए भी आगे बढ़ सकती है। इटाची मुस्कुराया, लेकिन सिर हिलाया। नहीं सासुके, यह मुमकिन नहीं है। बस वही एक तरीका है। मुझे किसी की आंखें नहीं चाहिए। सासुके बोला, खासकर तुम्हारी नहीं, इटाची। इटाची कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे लगा वह सासुके की भावना समझ गया। सासुके उसे बचाना चाहता था, उसकी बलि नहीं चाहता था। इसलिए उसने कोनोहा छोड़ा, अकात्सुकी ज्वाइन किया, खुद मजबूत बनने की कोशिश की। इटाची भावुक हो गया, लेकिन वह जानता था ये शाप है। सासुके, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ। सासुके थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने ऐसा क्या कहा। इटाची ने आगे कहा, लेकिन एक ही रास्ता है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आखिर में तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी। ये रहा चैप्टर 315, अ क्लैश बिटवीन ब्रदर्स का पूरा हिंदी अनुवाद। अध्याय 315, भाइयों के बीच टकराव। रोशनी खो दोगे। ससुके यूचिहा हल्का सा मुस्कुराया। अगर वह इटाची यूचिहा को बता दे कि उसके पास शारिंगन को लगातार मजबूत करने का तरीका है, और यहाँ तक कि उसे अगले स्तर तक ले जाने का भी, तो शायद इटाची उस पर विश्वास ही नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। सासुके की जिद देखकर इटाची को एक साथ बेबसी और खुशी दोनों महसूस हुई। बेबसी इसलिए कि सासुके उसकी बात नहीं मान रहा था, और खुशी इसलिए कि इसका मतलब था सासुके अभी भी उसकी परवाह करता है। इटाची ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर सासुके को मनाना है तो उसे वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो बचपन में अपनाता था। सासुके, अब तुम एक निंजा हो। चाहे तुम खुद को कोनोहा का निंजा मानो या नहीं, निंजा हमेशा निंजा की तरह ही समस्या का समाधान करते हैं। सासुके ने सीधा जवाब दिया, तुम फिर से मुझसे लड़ना चाहते हो। तुम जानते हो तुम्हारा मंगेक्यो शारिंगन अब मुझ पर असर नहीं करेगा। इटाची ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी आंखें तुमसे कमजोर हैं। तुम्हारी प्रतिभा सबसे महान है, यहाँ तक कि शिस्वी यूचिहा भी तुमसे कम था। फिर भी वह लड़ना चाहता था। इसका मतलब वह तैयार था, लेकिन इस बार अलग है। सासुके, क्या तुमने मेरी नई आंखें देखी हैं। नई आंखें। सासुके ने तुरंत अपनी नज़र उठाई। अगले ही पल इटाची की 3 टोमो शारिंगन घूमने लगी और एक नया पैटर्न बन गया। सासुके चौंक गया। ये तो उनके पिता की आंखें थीं। फुगाकू यूचिहा का मंगेक्यो शारिंगन। अब सासुके को सब समझ आ गया। उचिहा कबीले के मरने के बाद उनकी आंखें निकाल ली गई थीं। सासुके ने सोचा था कि वो डैंजो शिमुरा के पास गई होंगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वे आंखें इटाची के पास थीं, और अब इटाची ने इटर्नल मंगेक्यो शारिंगन खोल लिया था। अब सासुके साफ महसूस कर सकता था, इटाची की आंखों की ताकत कई गुना बढ़ गई थी, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा। कैसा लगा, सासुके।
अब फर्क महसूस हो रहा है। इटाची धीरे से बोला, ये हमारे पिता की आंखें हैं। उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें चुपचाप बढ़ते देखना चाहते हैं। अब समझ आया, वह चाहते थे कि तुम इन आंखों का इस्तेमाल करो। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन सासुके ने सिर हिलाया। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इटाची ने सासुके की ओर देखा और अपनी आंखों की ताकत छोड़ दी। भयानक दबाव पूरे कमरे में फैल गया। अगर कोई साधारण निंजा होता तो वह वहीं गिर जाता, लेकिन सासुके ने तुरंत अपना मंगेक्यो शारिंगन खोल दिया। दोनों की आंखों की ताकत टकराई और हवा तक कांपने लगी। जमीन में दरारें पड़ गईं। बाहर खड़े किमीमरो ने भी कंपन महसूस किया। शुरू हो गया। इटाची थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ आंखों की टक्कर से ऐसा असर होगा, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई। भले ही उसके पास इटर्नल मंगेक्यू शारिंगन था, वह सासुके को दबा नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, सासुके का शारिंगन अभी इटर्नल भी नहीं था। फिर भी वह बराबरी कर रहा था। जैसा सोचा था, सासुके, तुम सच में उचिहा कबीले के सबसे प्रतिभाशाली हो। फिर भी इटाची चाहता था कि सासुके उसकी बात माने, कोनोहा लौटे और इटर्नल मंगेक्यू शारिंगन हासिल करे। सासुके, लेकिन इस बार सासुके ने उसे बीच में रोक दिया। चलो शुरू करते हैं इटाची। इस बार कुनाई फेंकने से शुरू करें। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। अब शायद तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। ये सुनकर इटाची मुस्कुराया। ठीक है, देखते हैं। दोनों ने अपने अपने शस्त्र निकाले। दोनों की आंखें मंगेक्यो शारिंगन उनकी दृष्टि और प्रतिक्रिया क्षमता को असाधारण बना रही थीं। दोनों तैयार हो गए। सासुके ने इटाची की ओर देखा। उसे पता था इटाची उसे पहला हमला करने देगा, तो उसने इंतजार नहीं किया। जैसे ही पहला शूरिकेन फेंका, दूसरा भी तुरंत छोड़ा। इटाची एक पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत ट्रेजेक्टरी समझ ली। पहला शूरिकेन हवा में घूमकर उसके माथे की ओर आएगा, लेकिन दूसरा शूरिकेन पहले से टकराएगा और दिशा बदल देगा। एक पैर की तरफ जाएगा और दूसरा पेट की तरफ। ये सिर्फ फेंकना नहीं था, यह एक कला थी। छोटे हथियार अब सासुके के हाथों में खतरनाक बन चुके थे। इटाची के मन में आया, सासुके, तुम सच में इतने मजबूत हो गए हो कि पूरी निंजा दुनिया को पीछे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर 316, अध्याय 316, कमजोर फिर भी मजबूत। हालांकि सासुके ने अभी अभी कुनाई फेंकना शुरू किया था, इटाची पहले ही समझ गया था। ये पूरी तरह से उसे पीछे छोड़ चुका था। उसकी अपनी कुनाई फेंकने की तकनीक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, लेकिन इटर्नल मंगेक्यू शारिंगन से मिली जबरदस्त दृष्टि के कारण इटाची हर कुनाई की दिशा साफ साफ देख पा रहा था। देख पाना मतलब रोक पाना भी। एक पल में इटाची ने भी कदम उठाया। क्लैंग 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 लगातार टकराने की आवाज़ें गूंजने लगीं। फिर सासुके और इटाची के हाथ अनगिनत आफ्टर इमेज में बदल गए। दोनों एक दूसरे पर कुनाई और शूरिकेन बरसाने लगे। पलक झपकते ही जमीन पर अनगिनत शूरिकेन और गिरी हुई कुनाई भर गईं। आसमान में काले साए टकरा रहे थे, चिंगारियां उड़ रही थीं। लेकिन इस समय दोनों को इन सब की परवाह नहीं थी। उनकी नज़रें बस एक दूसरे पर टिकी थीं। सासुके को नहीं पता उसने कितनी कुनाई और शूरिकेन फेंके, शायद हजारों। आखिरकार सासुके की नज़र अभी भी इटाची से तेज थी। उसे एक पल की झलक दिखी, उसकी कुनाई इटाची के शूरिकेन से टकराने वाली थी। हालांकि दिशा बदल गई थी, इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वह टक्कर को थोड़ा और बढ़ा दे तो वह शूरिकेन सीधे इटाची की तरफ जा सकता था। बिना देर किए सासुके ने तुरंत एक और शूरिकेन फेंका। डिंग डिंग, दो टकराव हुए और शूरिकेन वापस उछल गया। इसी पल इटाची ने भी उस खास शूरिकेन को नोटिस किया, लेकिन तेजी से लगातार फेंकते हुए वह उसे रोक नहीं पा रहा था। अचानक सासुके रुक गया और उसी समय इटाची ने हल्का सा सिर झुका लिया। स्वूश, शूरिकेन सीधे दीवार में जा घुसा। इटाची ने सासुके की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम जीत गए। सासुके भी मुस्कुराया, मैंने पहले ही कहा था, अब तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। इटाची ने सिर हिलाया, तुम सही हो। कुनाई तकनीक में तुम शायद पूरे निंजा वर्ल्ड में सबसे मजबूत हो, लेकिन निंजा की लड़ाई सिर्फ कुनाई तक सीमित नहीं होती। इटाची की आंखों में शक्ति चमकी और उसके हाथ तेजी से सील बनाने लगे। उसी समय सासुके ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इटाची मुस्कुराया, देर हो चुकी है सासुके, एक सेकंड भी लड़ाई का नतीजा बदल सकता है। निंजा की लड़ाई में कभी निष्पक्षता नहीं होती। उसने गहरी सांस ली। फायर स्टाइल, ग्रेट फायर बॉल जुत्सु। बूम, आग की लपटें सासुके की ओर दौड़ीं। दूरी बहुत कम थी, लगभग 10 मीटर, लेकिन सासुके ने भी उसी समय अपना जुत्सु छोड़ा। फायर स्टाइल, ग्रेट फायर बॉल जुत्सु। इटाची चौंक गया, ये कैसे संभव है? सासुके ने पूरा हैंड सील भी नहीं किया था, उसने ज्यादातर स्टेप्स छोड़ दिए थे। इसी वजह से वह उसी समय जुत्सु छोड़ पाया। सील छोड़ दिए। इटाची अंदर ही अंदर हैरान रह गया। ये सिर्फ टैलेंट नहीं था, ये गहरी समझ का नतीजा था। दोनों आग की लपटें टकराईं,
लेकिन अगले ही पल सासुके की आग ने इताची की आग को पूरी तरह दबा दिया। धड़ाम, दीवार टूट गई, घर में धुआं भर गया। हमले से बचकर इताची ने पीछे देखा। दीवार में बड़ा छेद हो चुका था। वह सासुके की तरफ देखता है। तुम्हारी फायर स्टाइल सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं लगती। सासुके बस मुस्कुरा दिया। तभी अचानक सासुके को अपने शरीर में चक्र का असर महसूस हुआ। जैनजुत्सु, उसकी मंगेक्यो शारिंगन भूमि, और उसने तुरंत इताची का जैनजुत्सु तोड़ दिया। साथ ही उसने अपना जैनजुत्सु भी सक्रिय किया। इताची और भी चौंक गया। एक पल के लिए उसे लगा उस पर कुनाई से वार हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को छुड़ा लिया। फिर भी वह हसास बना रहा। सासुके मुस्कुराया। जैनजुत्सु में भी जीत। हालांकि इताची के पास सुकुयोमी था, लेकिन सामान्य विजुअल जैनजुत्सु में सासुके बेहतर था। सासुके ने मौका नहीं दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा। इताची बचना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। सासुके ने नज़दीक आते ही लगातार हमले शुरू कर दिए। उसके मुंह के बारिश की तरह बरसने लगे। इताची सब देख रहा था, लेकिन सही बचाव तय नहीं कर पा रहा था। आखिर उसने किसी तरह 2 हमलों को रोका और पीछे हट गया। ताइजुत्सु में भी सासुके की पूरी जीत। इताची ने सासुके को देखा। वह भावुक हो गया। वही छोटा भाई जो हमेशा उसके पीछे घूमता था, अब उससे कहीं आगे निकल चुका था। कुनाई, निंजुत्सु, जैनजुत्सु, ताइजुत्सु, हर चीज में पूरी तरह से हार। सासुके बोला, तुम कमजोर हो गए हो इताची। इताची मुस्कुराया, नहीं, तुम मजबूत हो गए हो। सासुके ने कहा, तो क्या अब लड़ाई जारी रखने की जरूरत है? इताची ने दृढ़ता से जवाब दिया, जरूर, क्योंकि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। अध्याय 317, मंगेक्यो शारिंगन। असली मुकाबला अब जो होने वाला था वह था मंगेक्यो शारिंगन का टकराव। अगर पहले की बात होती तो भले ही इताची के पास मंगेक्यो शारिंगन था, वह सासुके का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अब अटर्नल मंगेक्यो शारिंगन मिलने के बाद इताची की आंखों की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। अब उसकी आंखों की ताकत सासुके से भी आगे निकल गई थी। अटर्नल मंगेक्यो शारिंगन सामान्य मंगेक्यो से अलग होता है। भले ही इताची की आंखों के जुत्सु नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखों का पैटर्न अब और भी रहस्यमय हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उसके पिता फुगाकू उचेहा की शक्ति भी जुड़ गई हो। 2 उचेहा की मंगेक्यो शक्ति का मिलना, ये सिर्फ 1+1=2 नहीं होता। सासुके, अटर्नल मंगेक्यो शारिंगन में कोई बोझ नहीं होता और इसके जुत्सु अनंत बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इताची ने गंभीरता से कहा। सासुके ने कंधे उचकाए, मतलब अंधापन नहीं होगा। इताची ने सिर हिलाया, लगता है तुम्हें पता है। तुम अपनी आंखों के जुत्सु इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम्हें पता है कि इससे नज़र कमजोर होती है। सासुके शांत रहा। उसकी आंखें साफ और तेज थीं। इताची आगे बोला, जितना ज़्यादा तुम मंगेक्यो का इस्तेमाल करोगे उतनी ही जल्दी उसकी शक्ति खत्म होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो इस्तेमाल के साथ सील होती जाती है। सासुके ने बीच में ही रोक दिया। सील होती जाती है? वह हल्का सा हंसा, ये सब बाद की पीढ़ियों के लिए है। सासुके ने मन ही मन सोचा, इंद्र उचेहा का पूर्वज के पास कोई इटर्नल मंगेक्यो नहीं था, फिर भी उसने अपनी ताकत से रिनेगन हासिल कर लिया। सासुके बोला, असल में समस्या तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खून की है। उचेहा का खून कमजोर हो चुका है, इसीलिए तुम लोग सीधे मंगेक्यो से रिनेगन तक नहीं पहुंच सकते। इताची चौंक गया, तुम क्या कहना चाहते हो? सासुके की आवाज़ धीमी हो गई। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी आंखों के जुत्सु बिना किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल कर सकता हूं, तो क्या तुम मानोगे? इताची ने सिर हिलाया, असंभव। सासुके ने समझाया, तुम लोग अपनी आंखों की शक्ति से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करते हो। जैसे एक बच्चा भारी पत्थर उठाने की कोशिश करता है, हर बार उसे नुकसान होता है। लेकिन अगर ताकत काफ़ी हो तो कोई नुकसान नहीं होता। मतलब तुम्हारी आंखें काफ़ी मजबूत हैं? इताची ने पूछा। हाँ, सासुके ने जवाब दिया। इताची हंस पड़ा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सासुके बोला, लेकिन उचेहा के पूर्वज ने किया था। पूर्वज? इताची चौंक गया। सासुके कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह सीधे नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ज़ेत्सु की मौजूदगी का खतरा था। इताची ने ये समझ लिया और उसने तुरंत फैसला किया, तसुकुयोमी। अचानक उसकी मंगेक्यो शारिंगन घूमने लगी। एक पल में दुनिया बदल गई। सासुके ने महसूस किया, ये सिर्फ जैनजुत्सु नहीं था, यह एक तरह की स्पेस टाइप तकनीक थी जो दुश्मन की चेतना को एक अलग दुनिया में खींच लेती है। अब वहाँ सिर्फ सासुके और इताची थे। इताची बोला, अब कोई नहीं सुन सकता। ये तसुकुयोमी की दुनिया है, यहाँ हम 72 घंटे तक रह सकते हैं। सासुके मुस्कुराया, तो तुम जानना चाहते हो? ठीक है, उचेहा का पूर्वज इंद्र है। वह 6 पाद सेज का बेटा था। इताची की आंखें फैल गईं। ये पहली बार था जब उसने ये नाम सुना। सासुके ने आगे कहा, इंद्र वही है जिसने रिनेगन हासिल किया। क्या शारिंगन 6 पाद सेज की शक्ति से आया है?
और इसका अंतिम रूप अटर्नल मंगेक्यू नहीं बल्कि रिनेगन है। इताची पूरी तरह स्तब्ध रह गया। रिनेगन, जो सेज की आंख मानी जाती है, वह असल में मंगेक्यो शारिंगन से विकसित होती है। ये बात उसकी पूरी समझ को हिला देने वाली थी। अध्याय 318 कबीले की उत्पत्ति। इताची की समझ में ब्याकुगन, शारिंगन और रिनेगन ये 3 अलग अलग आंखों की शक्तियां थीं, जिन्हें 3 महान डोजुत्सु कहा जाता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शारिंगन रिनेगन में विकसित हो सकता है। वह तो 6 पाद सेज की 11वीं आंख मानी जाती है, और अब उसी का संबंध शारिंगन से निकल आया। तो क्या इसका मतलब 6 पाद सेज ही उचिहा कबीले का पूर्वज है? सासुके ने शांत स्वर में कहा। सख्ती से कहें तो 6 पाद सेज ही उचिहा कबीले का पूर्वज है। ये सुनकर इताची का चेहरा फिर बदल गया। उसकी नज़रें और भी हैरानी से सासुके को देखने लगीं। लेकिन सासुके अभी रुका नहीं था। 6 पाद सेज सिर्फ उचिहा का ही नहीं, बल्कि सेंजू कबीले का भी पूर्वज है। इंद्र और उसका छोटा भाई अशुरा दोनों उसके बेटे थे। इंद्र ने उसकी आंखों की शक्ति सेज आइज विरासत में पाए, और अशुरा ने उसका शरीर सेज बॉडी। इताची सोच में पड़ गया। अगर शारिंगन सेज आइज है, तो सेज बॉडी क्या है? उसने खुद ही जवाब सोचा। सेंजू कबीले के लोगों में जबरदस्त चक्र होता है। उनकी जीवन शक्ति भी बहुत मजबूत होती है। यही कारण था कि सेंजू हाशिरामा जैसे लोग पूरी निंजा दुनिया में सबसे ताकतवर थे। तो यही कारण है कि सेंजू कबीले के पास इतनी ज्यादा चक्र और जीवन शक्ति होती है। इताची ने कहा। सासुके ने सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन समय के साथ खून की ताकत कम हो जाती है। अब न उचिहा न सेंजू कोई भी इंद्र या अशुरा की असली ताकत तक नहीं पहुंच सकता। इताची ने यह बात मान ली, लेकिन एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। अगर दोनों एक ही पूर्वज के वंशज हैं, तो वे दुश्मन क्यों बने? सासुके ने समझाया। यह इंद्र और अशुरा के झगड़े से शुरू हुआ। 6 पाद सेज ने निंजा धर्म बनाया। तर्क के अनुसार इंद्र को उसका उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, क्योंकि वह ज्यादा प्रतिभाशाली था। लेकिन उसने ये जिम्मेदारी अशुरा को दे दी। यहीं से दोनों भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, और उसी का असर उनके वंशजों उचिहा और सेंजू पर पड़ा। अब इताची को सब समझ आने लगा। लेकिन फिर उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? सासुके ने सीधा जवाब दिया, मानो या मत मानो। इताची और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। फिर उसने एक और सवाल पूछा, अगर 6 पाद सेज इंद्र और अशुरा का पिता है, तो उसके पास सेज बॉडी और सेज आइज कहाँ से आए? सासुके कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अपनी माँ से। इताची चौंक गया। माँ? सासुके ने आगे कहा, 6 पाद सेज की माँ, वह है कगुया ओत्सुत्सुकी। ओत्सुत्सुकी कबीला एक दूसरे दुनिया का कबीला है। इताची ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसे लगने लगा जैसे वह कोई कहानी सुन रहा है। सासुके बोला, ओत्सुत्सुकी का लक्ष्य है भगवान बनना, और हम उनके खून के वारिस हैं, तो हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए। ये सुनकर इताची पूरी तरह समझ गया। यही सासुके का असली लक्ष्य है, भगवान बनना। अब सारी बातें साफ हो गईं। उसने कोनोहा क्यों छोड़ा? उसने ओरोचिमारू के साथ क्यों हाथ मिलाया? वह अकात्सुकी में क्यों शामिल हुआ? और फिर क्यों छोड़ दिया? वह हर बार सिर्फ एक चीज चाहता था, और ज्यादा ताकत। इताची ने धीरे से पूछा, सासुके, तुम सच में भगवान बनना चाहते हो? सासुके मुस्कुराया। हाँ। इताची कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक और सवाल पूछा, अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आया तो? सासुके ने बिना सोचे जवाब दिया, तो उसे कुचल दूंगा। कोई भी? इताची ने पूछा। कोई भी? सासुके बोला। कोनोहा भी? तो कोनोहा भी नष्ट कर दूंगा। इताची ने गहरी सांस ली। तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हें निगल चुकी है। तुम ताकत के लिए पागल हो चुके हो। सासुके ने कोई बहस नहीं की। तो क्या हुआ? इताची ने आखिरी बार कहा, कोनोहा वापस लौट जाओ, भगवान बनना सिर्फ एक भ्रम है। सासुके ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर मैं मना कर दूं? अचानक दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। अब शब्दों की जगह ताकत बोलेगी। अध्याय 319 सुसानो की लड़ाई। तो मुझे दिखाओ, तुम जो भगवान बनना चाहते हो कितनी दूर पहुंचे हो। इताची की नज़र ठंडी हो गई। सासुके का चेहरा भी गंभीर हो गया। तो आ जाओ। दोनों कुछ पल चुप रहे, बस एक दूसरे को देखते हुए। अगले ही पल तसुकुयोमी स्पेस खत्म हो गया। सासुके को लगा था कि इताची उसे वहां लंबे समय तक फंसाए रखेगा, लेकिन उसने तुरंत जुत्सु हटा दिया। इताची बोला, अटर्नल मंगेक्यू शरिंगन के साथ अगर मैं तुम पर बार बार आंखों के जुत्सु इस्तेमाल करूं तो तुम टिक नहीं पाओगे। सासुके ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसे पता था, चाहे अटर्नल मंगेक्यू हो, तसुकुयोमी जैसे जुत्सु में भी कूल डाउन होता है, और वही मौका काफ़ी है पलटवार के लिए। इताची ने ज़्यादा बहस नहीं की। तुम अपना सुसुनु भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? सासुके समझ गया, तो सुसुनु से फैसला होगा। हाँ। इताची ने सिर हिलाया। अगले ही पल दोनों की आंखों में चमक उठी। हवा में बिजली सी टकराहट महसूस हुई।
सुसुनु, धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। सासुके के चारों तरफ लाल रोशनी और इताची के चारों तरफ बैंगनी रोशनी फैल गई। शुरुआत में दोनों ने पूरा सुसुनु नहीं बुलाया, बस एक एक विशाल हाथ बनाया और एक दूसरे पर मुक्का मारा। धम, बैंगनी और लाल मुंह के टकराए। हवा फट गई, जमीन टूट गई, दीवारें चकनाचूर हो गईं, पूरा घर ढह गया। दोनों छत पर कूद गए। नीचे खड़ा किमिमारो ये देखकर चौंक गया। शुरू हो गया। छत पर दोनों के चारों ओर सुसुनु का कंकाल बन चुका था। इताची ने सासुके को देखा। सिर्फ मंगेक्यो की ताकत से इतना मजबूत सुसुनु, कमाल है। सासुके बोला, बहुत बोलते हो, लड़ना है तो लड़ो। अगले ही पल दोनों की आंखों की शक्ति फिर बढ़ी। आधा पूरा सुसुनु, हाफ कंप्लीट प्रकट हुआ। अब उनके सुसुनु का ऊपरी शरीर, कवच और हथियार भी दिखने लगे। इताची का सुसुनु, एक हाथ में तोत्सुका तलवार सील करने वाली, दूसरे में याता मिरक हर हमले से रक्षा। ये सुसुनु बेहद खास था। सासुके का सुसुनु, अमातेरासु धनुष, यासाका मागातामा, उसकी ताकत, भारी हमला। इताची मुस्कुराया, मेरा सुसुनु तुम्हें काउंटर करता है। सासुके ने ठंडी हंसी दी। देखते हैं, हमला शुरू। सासुके ने धनुष खींचा, यासाका मागातामा। इताची ने याता मिरक से रोक लिया, लेकिन झटका इतना जोरदार था कि वह पीछे खिसक गया। उसी पल सासुके ने तलवार से वार किया। इताची ने भी तोत्सुका तलवार से जवाब दिया। अब दोनों सुसुनु एक दूसरे पर लगातार वार करने लगे। लाल और बैंगनी रोशनी टकराने लगी। हालांकि सासुके का हथियार डिसएडवांटेज में था, लेकिन उसकी तलवारबाजी बेहतर थी। दोनों बराबरी पर थे। नीचे खड़ा किमिमारो सोच रहा था, उचेहा की ताकत इतनी भयानक है, लेकिन यह अभी अंत नहीं था। इताची की आंखें सिकुड़ीं। अगले ही पल पूरा सुसुनु कंप्लीट फॉर्म प्रकट हो गया, टेंगु कवच के साथ। सासुके ने भी तुरंत अपना पूरा सुसुनु बुलाया। अब ताकत का स्तर बदल गया था। एक ही वार में सासुके पीछे धकेल दिया गया। स्पष्ट था, आंखों की शक्ति में सासुके अभी भी कमजोर था। सासुके ने सोचा, अब और ताकत लगानी पड़ेगी। उसने आंखें बंद कीं, फिर खोलीं। सेज मोड सक्रिय। प्राकृतिक ऊर्जा उसके सुसुनु में मिल गई। सेज सुसुनु, काले निशानों से ढका हुआ। उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। धड़ाम, एक वार, और अब दोनों बराबर हो गए। इताची चौंक गया। ये सेज चक्र, अब लड़ाई लंबी होने वाली थी। सासुके मुस्कुराया, अगर इतना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और भी ताकत दिखाता हूँ। उसने अचानक ताली बजाई। इताची चौंक गया, ये क्या करने वाला है। अध्याय 320, मेजेस्टिक अटायर टिल्ड सुसानो। जैसे ही सासुके ने अपने हाथ जोड़े, एक भारी चक्र की लहर अचानक फूट पड़ी। इताची ने ये देखा और एक पल के लिए उसे सासुके के पीछे किसी और का साया दिखा। कौन था वो, उसे पता नहीं, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली था। सासुके बोला, मैं इस तकनीक के बारे में बहुत पहले से सोच रहा था इताची, और तुम पहले हो जिस पर मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये हमला टेल्ड बीस्ट भी नहीं रोक सकता। इताची के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। तभी सासुके की आवाज गूंजी, वुड स्टाइल। इताची चौंक गया, वुड स्टाइल। अगले ही पल जमीन से विशाल लकड़ी की बेलें निकलने लगीं। वे तेजी से सासुके के चारों ओर इकट्ठा हुईं और एक विशाल मानव आकृति बन गई। वुड ह्यूमन जुत्सु। धड़ाम, एक विशाल लकड़ी का मानव प्रकट हुआ, जो सुसानो जितना ही बड़ा था। इताची हैरान रह गया, ये वुड स्टाइल पहले होकागे हाशिरामा जैसा था। सासुके मुस्कुराया, अब असली चीज देखो, मेजेस्टिक अटायर सुसानो। अचानक सुसानो उस वुड ह्यूमन के ऊपर चढ़ गया। बैंगनी रोशनी चमकी और दोनों की शक्ति एक साथ मिल गई। अब सासुके उस विशाल संरचना के सिर पर खड़ा था, ऊर्जा के क्रिस्टल से घिरा हुआ। यह नया रूप, वुड स्टाइल जोड़ सुसानो इक्वल्स मेजेस्टिक अटाया सुसानो। इसकी आभा इताची से कई गुना ज्यादा थी। सासुके ने नीचे देखते हुए कहा, कैसा लगा ये रूप। मदारा के मेजेस्टिक सुसानो जैसा था। अब वुड ह्यूमन टेल्ड बीस्ट की जगह ले सकता था, और सुसानो के साथ मिलकर उसकी ताकत और भी बढ़ गई। अब टेल्ड बीस्ट बम भी बेकार, सासुके उसे हाथ से हटा सकता था। और भी चौंकाने वाली बात, वुड स्टाइल यांग जोड़ सुसानो येन मिलकर एक नई ऊर्जा बना रहे थे। ये ताकत दुश्मन के चक्र को भी दबा सकती थी। सासुके ने तलवार उठाए और सीधा वार किया। धड़ाम, इताची का सुसानो पीछे उड़ गया, लगभग 100 मीटर तक घिसकता रहा। अगले ही पल सासुके ऊपर से नीचे गिरा और सीधा वार किया। उसकी तलवार इताची के सुसानो के सीने में घुस गई। इताची चौंक गया, उसे लगा जैसे उसका सुसानो जम गया है। वह उसे हिला भी नहीं पा रहा था। ये कैसे संभव है। उसके पास इटर्नल मंगेक्यू था, फिर भी वह पूरी तरह दब गया। सासुके ने मौका नहीं छोड़ा। उसने सुसानो से इताची को पकड़कर एक जोरदार मुक्का मारा। इताची फिर हवा में उछल गया। अब उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई। सासुके उसका सुसानो 3 विशाल यासाका मागातामा बनाने लगा।
यह उसका अंतिम हमला था। उसने उन्हें पूरी ताकत से सासुके की ओर फेंका। तेज हवा चली, धरती कटने लगी, पूरा इलाका हिल गया। नीचे खड़ा किमिमारो डर गया। ये हमला खतरनाक है। लेकिन सासुके शांत था। उसने अपनी तलवार उठाई, जिस पर काली चमक थी। एक बार, बस एक बार में, उसने पूरे हमले को खत्म कर दिया। सब स्तब्ध रह गए। इताची, किमिमारो और छुपा हुआ ज़ेत्सु, ये पूरी तरह एक तरफा जीत थी। जब धूल साफ हुई, सासुके खड़ा था, और दूर इताची का सुसानो धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी आंखों की शक्ति खत्म हो चुकी थी। ज़ेत्सु पेड़ से बाहर आया और हैरान होकर बोला, खत्म हो गया। अटर्नल मंगेक्यू वाला इताची सासुके से हार गया, और वो भी पूरी तरह से कुचलकर। अब सासुके हाशिरामा वुड स्टाइल जोड़ मदारा सुसानो का परफेक्ट मिश्रण बन चुका था। ज़ेत्सु के मन में डर पैदा हो गया। ऐसा इंसान कितना खतरनाक होगा। शायद प्लान बदलना पड़ेगा। तभी सासुके के दिमाग में आवाज आई, बधाई हो, आपने उचिहा इताची को हराया। इनाम, इंद्र के चक्र का अंतिम भाग जागृत हुआ। अब सासुके एक कदम और करीब था भगवान बनने के। अध्याय 321, इताची का चौंकाने वाला फैसला। सिस्टम की आवाज के साथ सासुके के सामने एक पैनल चमका, सीधे इंद्र चक्र पर रुक गया। विशेष चक्र, इंद्र चक्र 100%। बधाई हो, आपने इंद्र चक्र को पूरी तरह जागृत कर लिया है। एक पल में सासुके को महसूस हुआ कि उसकी आंखें और भी साफ हो गई हैं। उसकी ऑक्यूलर पावर अचानक बहुत बढ़ गई। इंद्र का चक्र शारिंगन पर जबरदस्त प्रभाव डाल रहा था। अब सासुके को लगा, अगर वह फिर से इताची से लड़े तो बिना सुसानुओं के भी आसानी से जीत सकता है। और सुसानुओं की ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी थी। शायद अब मैं एक हाथ से टेल्ड बीस्ट बम भी रोक सकता हूँ। सासुके मुस्कुराया। उधर इताची चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। सब खत्म हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अटर्नल मंगेक्यू शरिंगन सासुके के साधारण मंगेक्यो से हार जाएगा। यह उसके लिए असंभव था। क्या सासुके का टैलेंट हद से ज़्यादा है, या फिर वुड स्टाइल की वजह से? वह समझ नहीं पा रहा था। उसी समय सासुके का सुसानुओ खत्म हो गया। लेकिन एक और सिस्टम मैसेज आया, क्या आप अभी रिनेगन जागृत करना चाहते हैं? वर्तमान शारिंगन स्तर 5, अधिकतम स्तर 10। अगर अभी रिनेगन जागृत किया तो शारिंगन आगे नहीं बढ़ेगा। जितना उच्च स्तर होगा रिनेगन उतना शक्तिशाली होगा। सासुके सोच में पड़ गया। अभी रिनेगन मिल सकता था, लेकिन वह अभी सिर्फ 5वें स्तर पर था। अगर अभी जागृत करता तो ताकत मिलेगी, लेकिन परफेक्ट नहीं। और सासुके का लक्ष्य था भगवान बनना। अगर कोई कमी रह गई तो मैं भगवान कैसे बनूंगा? उसने फैसला लिया, अभी नहीं, पहले शारिंगन को 10वें स्तर तक ले जाऊंगा, फिर रिनेगन जागृत करूंगा। यह फैसला उसकी महत्वाकांक्षा दिखाता था। अब सासुके के पास इंद्र चक्र पूरा एस रैंक निंजुत्सु बनाने का मौका। वह और भी मजबूत बनने वाला था। लेकिन अभी एक काम बाकी था। सासुके धीरे धीरे इताची की ओर बढ़ा। तुम हार गए इताची। इताची ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। कुछ पल बाद वह बोला, तुम जीत गए, तो अब मुझे रोकना मत। सासुके बोला, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोनों के बीच समझौता हो गया। सासुके जाने लगा, लेकिन फिर मुड़ा, अकात्सुकी छोड़ दो और जो करना है वो करो। वह जानता था इताची ने गांव के लिए अपने ही कबीले को खत्म किया, लेकिन सासुके के लिए परिवार ग्रेटर दैन गांव। वह इताची के फैसले को जज नहीं कर रहा था, बस अलग सोच रखता था। तभी इताची ने कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें यूं ताकत के पीछे पागल होते हुए नहीं देख सकता। सासुके चिढ़ गया, अब भी शुरू हो गए। तभी इताची बोला, मैं कोनोहा वापस जाऊंगा। सासुके चुप हो गया। ये सीधा उसके खिलाफ जाना था। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन कोनोहा रोकेगा। फिर उसने कहा, मैं ये साबित करूंगा कि एक भगोड़ा निंजा भी वापस लौट सकता है। सासुके ने सोचा, क्या ड्रामा है। उसे ये सब बेकार लगा। जो करना है करो, बस मुझे परेशान मत करना। वह मुड़ गया। हालांकि वह इताची को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। आखिर वह उसका भाई था। उधर छुपा हुआ ज़ेत्सु सब सुन रहा था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अगर इताची कोनोहा गया तो अकात्सुकी का प्लान उजागर हो जाएगा। वह तुरंत गायब हो गया। ओबितो को बताने के लिए सासुके किमिमारो के पास पहुंचा और बड़बड़ाया, वो बेवकूफ़, सीधे बोल दिया कि कोनोहा जाएगा। उसे पता नहीं यहाँ वाइट ज़ेत्सु भी हो सकते हैं। सासुके ने सिर हिलाया, अब मुझे ही उसका काम संभालना पड़ेगा। सच में क्या झंझट वाला भाई है। अध्याय 322, एक ऐसी तकनीक जिसे सिर्फ भगवान ही चला सकता है। अपने प्यारे भाई का मामला संभालने से पहले सासुके को एक और काम करना था। उसने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। उसके सामने ऑप्शन आया, क्या आप निंजुत्सु लैब का उपयोग करना चाहते हैं? अब जब सब काम खत्म हो चुके थे
तो इसे बचाकर रखने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, जैसे ही सासुके ने पुष्टि की, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जब उसने फिर आंखें खोलीं, वह निंजुत्सु लैब में था। सामने वही पुराना इंटरफेस, लेकिन इस बार सासुके बहुत उत्साहित था। अब उसके पास था पांचों तत्व: फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, और सबसे खास यिन यांग रिलीज। इसका मतलब वह लगभग कोई भी जुत्सु बना सकता था। लेकिन सासुके ने सोचा, साधारण 5 तत्वों के जुत्सु बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वह खुद भी बेसिक जुत्सु बना सकता था। उसे अब समझ आ चुका था जुत्सु का असली मतलब क्या है। जैसे आग को बाहर निकालना इक्वल्स फायर रिलीज, उसे आकार देना इक्वल्स जुत्सु, ताकत बढ़ाना इक्वल्स कंट्रोल, यानी जुत्सु इक्वल्स चक्र जोड़ नियंत्रण जोड़ रूप। लेकिन यिन यांग रिलीज अलग था। सिस्टम ने ऑप्शन दिया, चक्र नेचर चुने। विकल्प थे वाटर जोड़ अर्थ, फायर जोड़ यांग, लाइटनिंग जोड़ यांग, विंड जोड़ यांग, और फिर सबसे खास ऑप्शन यिन जोड़ यांग। सासुके ने बिना सोचे यही चुना। क्या आप यिन यांग रिलीज जुत्सु बनाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सिस्टम ने उसके विचार नहीं लिए, बल्कि खुद ही जुत्सु बनाना शुरू कर दिया। यिन यांग रिलीज जुत्सु सिमुलेशन जारी। कुछ ही पलों में सिमुलेशन पूरा। दे दो। जैसे ही सासुके ने स्वीकार किया, ज्ञान उसके दिमाग में भरने लगा, और वह चौंक गया। अब उसे समझ आया सिस्टम ने उसके विचार क्यों नहीं लिए, क्योंकि यिन यांग रिलीज में सिर्फ एक ही रास्ता है, और उससे सिर्फ एक ही जुत्सु बनता है। फायर नई तकनीक, यिन यांग रिलीज इक्वल्स सृजन क्रिएशन। ये तकनीक क्या करती है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा शून्य से चीज बनाना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसे जीवन देना, बिल्कुल वैसे जैसे 6 पाद सेज ने टेल्ड बीस्ट बनाए थे। अब सासुके भी वही कर सकता था। मतलब वह कुछ भी बना सकता है और उसे जिंदा कर सकता है। ये शक्ति लगभग अमरता जैसी थी। अगर उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तो वह नया शरीर बना सकता है। ये भगवान की शक्ति थी। सिस्टम ने पूछा, नाम दें? सासुके ने सोचा, जब सब कुछ बनाया जा सकता है तो नाम होगा यिन यांग रिलीज क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक। नाम सफल। आपने इस तकनीक को सीख लिया है। सिर्फ 2 बार इंस्टॉल करने से ये तकनीक प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंच गई। सासुके ने हाथ उठाया और एक शूरिकेन बना दिया। लेकिन अभी भी लिमिट थी। वह बहुत बड़ी चीजें नहीं बना सकता था, लगभग आधे शरीर जितनी। क्यों? क्योंकि यिन यांग मास्टरी अभी पूरी नहीं, तकनीक का लेवल भी मैक्स नहीं। लेकिन अगर ये दोनों मैक्स हो जाएं, तो सासुके सच में भगवान बन सकता है, क्योंकि तब उंगली से दाहिनी ओर इशारा वह कुछ भी बना सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पूरी दुनिया भी। और उस पल सासुके की आंखों में एक ही चीज थी, असीम संभावनाएं। अध्याय 323, सासुके और नागाटो की मुलाकात। आंखें खोलते ही सासुके ने धूप की गर्माहट और हवा की नरमी महसूस की। यिन यांग रिलीज पर महारत हासिल करने के बाद उसे इस दुनिया और अपने शरीर के बारे में नई समझ मिली थी। अब उसने लगभग अमरता छू ली थी। जब तक उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसका शरीर पूरी तरह नष्ट न हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा या उसकी चेतना खत्म न हो, तब तक वह खुद को दोबारा बना सकता था। अब सासुके सच में भगवान के स्तर को छू चुका था, लेकिन उसे अभी और आगे जाना था। उसका लक्ष्य शारिंगन को 10वें स्तर तक पहुंचाना, फिर रिनेगन जागृत करना। अब मुझे लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन एक और समस्या थी, इताची जोड़ अकात्सुकी। इताची ने कोनोहा जाने का फैसला किया था, और सबसे बड़ी गलती, उसने यह बात खुले में कह दी। अगर यह बात ओबितो तक पहुंची तो वह उसे कभी जाने नहीं देगा, और अगर नागाटो जोड़ ओबितो जोड़ अकात्सुकी मिल गए तो इताची खतरे में पड़ सकता था। इसलिए सासुके को खुद इस मामले को संभालना था। तभी किमिमारो की आवाज आई, लॉर्ड सासुके, क्या हुआ? सासुके ने पूछा, आप कुछ सोच रहे थे? अगर कोई परेशानी है तो बताए। सासुके मुस्कुराया, कोई बड़ी परेशानी नहीं, बस एक छोटा काम है। फिर उसने अपनी नज़र एक दिशा में घुमाई। वह ज़ेत्सु को सीधे नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी नज़र को महसूस कर सकता था। ज़ेत्सु, बाहर आओ। जमीन के नीचे छिपा वाइट ज़ेत्सु रुक गया। वह हैरान था, इसने मुझे कैसे महसूस किया? आखिरकार वह बाहर आया। लॉर्ड सासुके, आप वाकई डरावने हैं। सासुके ने सीधे पूछा, तुमने सब देखा और सुना? हाँ, ज़ेत्सु बोला। अच्छा, तो अपने लीडर को बता दो, इताची को छूना मत, उसका मामला मैं संभालूंगा। ज़ेत्सु चुप रहा, फिर बोला, आप खुद संगठन छोड़ चुके हैं और अब इताची को भी बचाना चाहते हैं, और देइदारा और सासोरी की मौत। किमिमारो गुस्से में आ गया, लेकिन सासुके ने उसे रोक दिया। सासुके बोला, ठीक है, सब एक साथ सुलझा देते हैं। अपने लीडर से कहो, मैं खुद अकात्सुकी बेस पर आ रहा हूँ। जो भी बात है वहीं खत्म करेंगे। आखिर इताची मेरा भाई है। ये सुनकर ज़ेत्सु थोड़ा चौंका।
उसे समझ आ गया, सासुके अभी भी अपने भाई की परवाह करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। ठीक है, मैं संदेश पहुंचा दूंगा, और उम्मीद है आप जल्द आएंगे, लीडर इंतजार कर रहे हैं। सासुके मुस्कुराया, जरूर, अब निकलो। ज़ेत्सु फिर से जमीन में गायब हो गया। किमिमारो चिंतित था, क्या हम सच में अकात्सुकी बेस जाएंगे? वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे? सासुके ने पूछा। तुम डर रहे हो? कभी नहीं, किमिमारो बोला। सासुके ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो फिर चलो, अकात्सुकी बेस पर धावा बोलते हैं। किमिमारो मुस्कुरा दिया, उसे लगा सासुके को उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ रेन विलेज अमेगाकुरे, जिराया कई दिनों से जांच कर रहा था। उसे पता था अकात्सुकी यही है, लेकिन लोकेशन नहीं मिल रही थी। तभी उसने एक शख्स को देखा, सफ़ेद बाल, अजीब कपड़े। जिराया को शक हुआ, वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, और जब उसने ध्यान से देखा, वह चौंक गया। उचिहा सासुके, यहाँ, क्या वह अकात्सुकी बेस जा रहा है? जिराया के चेहरे पर मुस्कान आई। बहुत बढ़िया, अब रास्ता मिल गया। चैप्टर 324, अकात्सुकी बेस में दोबारा एंट्री। हिंदी ट्रांसलेशन। लॉर्ड ससूक, ये लीजिए। किमिमारो ने खाना ससूक को दिया। दोनों लैंड ऑफ रेन तक आ चुके थे और ससूक ने लगभग एक दिन से कुछ नहीं खाया था। वेज उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि 3 दिन बिना खाए भी रह सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है। थोड़ी देर एक छोटे से गांव में रुकने के बाद ससूक ने आसपास देखा। उससे लगा जैसे कोई उससे देख रहा हो। क्या ये सिर्फ भ्रम है, या फिर ज़ेत्सु फिर से पीछा कर रहा है? फिर उसने सोचा, अगर देख रहा है तो देखने दो। चलो, ससूक ने किमिमारो से कहा। इस बार ससूक किमिमारो को साथ लेकर गया, क्योंकि नगाटो और ओबिटो जैसे लोग सामने आए तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। अकात्सुकी बेस के अंदर, बेस एक पुरानी फैक्ट्री में था। ससूक पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए रास्ता उससे याद था। जैसे हाई वो अंदर गए, उनका सामना कोनन से हुआ। पेपर विंग्स के साथ वो आसमान से नीचे उतर रही थी, बिल्कुल एक एंजल की तरह। कोनन ने ससूक को देखा और कुछ पल के लिए चुप हो गई। तुमने अकात्सुकी ज्वाइन किया और इतनी जल्दी छोड़ने का प्लान बना लिया, उसने थन टोन में कहा। जो भी अकात्सुकी छोड़ता है, उसका सिर्फ एक हाई अंजाम होता है, मौत। ससूक ने सीधा पूछा। लीडर गुस्सा है ना? बिल्कुल। फिर कोनन ने वार्निंग दी। आज तुम अंदर आ गए हो, लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। ससूक ने कामली जवाब दिया। मुझे पता है। किमिमारो पर सवाल। कोनन ने किमिमारो को देखा। अकात्सुकी के रूल्स के हिसाब से आउटसाइडर्स अलाउड नहीं हैं। ससूक ने तुरंत जवाब दिया। तो लीडर को बाहर बुला लो। उसका एटीट्यूड बिल्कुल सीधा था, रूल्स अस पर अप्लाई नहीं होते। कोनन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है, दोनों अंदर चलो। लीडर के सामने अंदर याहिको, एक्चुअली नगाटो का कंट्रोल किया हुआ बॉडी उनका इंतजार कर रहा था। साथ हाई एनिमल पाथ भी रेडी था, कभी भी बाकी पेन बॉडीज समन हो सकती थी। ससूक ने आसपास का माहौल फील किया और हल्का सा मुस्कुराया। लगता है अगर बात नहीं बनी तो सिचुएशन खराब हो सकती है। याहिको खड़ा हुआ और सीधा बोला, यूचिहा ससूक, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में अकात्सुकी को धोखा देना चाहते हो? ससूक ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अकात्सुकी अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? याहिको का टोन सैक्ट हो गया। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जो अकात्सुकी को छोड़ता है, यूज जिंदा नहीं छोड़ा जाता। यूचिहा अटाची को भी नहीं। टेंशन पीक पर, यह सीधा थ्रेट था। ससूक की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। तभी कोनन बीच में बोली, शांत हो जाओ, ये नेगोशिएशन है, लड़ाई नहीं। थोड़ा माहौल हल्का हुआ। ससूक ने कहा, मैंने वन टेल कैप्चर किया था, उसके बदले मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूँ, ये फेयर डील है। रही बात अटाची की, चैप्टर यहीं सस्पेंस पर खत्म होता है। फायर शॉट समरी। ससूक और किमिमारो अकात्सुकी बेस पैंक्ट हैं। कोनन उन्हें वार्न करती है कि यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। नगाटो याहिको बॉडी ससूक को बट्रेयल के लिए कन्फ्रंट करता है। अटाची को मान की धमकी दी जाती है। ससूक काम रखकर नेगोशिएशन स्टार्ट करता है। सिचुएशन फुल टेंशन में आ जाती है। चैप्टर 325, एन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। हिंदी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड स्टाइल, नो इमोजी। अगर तुम अटाची के पीछे नहीं जाते तो इसे मेरी तरफ से एक एहसान समझ लेना। ससूक की बात सुनकर नगाटो और ओबिटो दोनों हैरान रह गए। क्या इस लड़के को समझ नहीं है कि अटाची का जाना अकात्सुकी के लिए कितना सीरियस मैटर है? अगर अटाची सिर्फ चला जाता तो ठीक था, लेकिन वो कनोआ वापस जाने वाला है। अगर अटाची कनोआ लौट गया तो अकात्सुकी के सालों के राज तुरंत सामने आ जाएंगे। उसके बाद पूरी निंजा दुनिया के 5 बड़े देश मिलकर अकात्सुकी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। टैब अकात्सुकी का प्लान ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओबिटो को भी नहीं लगता था कि वो ऐसी सिचुएशन में अपना प्लान पूरा कर पाएगा। नगाटो भी ये बात समझ रहा था।
तुम। नगाटो इतना गुस्सा हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। याहिको के बॉडी को कंट्रोल करते हुए वो चुप हो गया। लगभग 10 सेकंड बाद उसने खुद को शांत किया और ठंडी नज़र से सेसुक को देखा। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? सेसुक ने इसे हिलाया। हाँ मुझे पता है। नगाटो के लिए ये और भी इरिटेटिंग था। जब तुम्हें पता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? सेसुक ने आंखें सिकोड़ कर कहा, हाँ तुम मानोगे। इतनी कॉन्फिडेंस देखकर ओबिटो भी हंस पड़ा। क्या ये अंधा कॉन्फिडेंस था? क्या सेसुक को लगता था कि उसकी इतनी वैल्यू है कि एकात्सुकी अपना पूरा प्लान रिस्क में डाल दे? नगाटो ने गहरी सांस ली। तुम्हें जाने देना, ठीक है। तुमने वन टेल कैप्चर किया इसलिए तुम्हारा हिसाब बराबर समझ लेते हैं। लेकिन अटैची, उसने कनोआ लौटने का फैसला किया है। इस बात पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। याहिको की आंखें ठंडी और खतरनाक हो गई। सेसुक समझ गया बात अब यहीं खत्म है। उसने मन ही मन सोचा अटैची का प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। वो नगाटो को एक मौका देना चाहता था, बदले में किसी की जान बचा सकता था। लेकिन नगाटो ने माना कर दिया। ए फ्लैट सिर्फ एक रास्ता बचा था, लड़ाई। तभी आसपास हल्की हलचल हुई। सेसुक हल्का सा मुस्कुरे, शायद नगाटो ने पहले से हाई एम्बुश सेट किया था। लेकिन अचानक किमिमरो के शैडो से एक आदमी बाहर कूद पड़ा। सब एकदम रुक गए। नगाटो का चेहरा बदल गया। वो आदमी था जिराया। टीचर जिराया, कोनन ने धीरे से कहा। जिराया ने हल्की सी सांस ली। काफी देर से छुपा हुआ था, टेक्निक का टाइम लिमिट खत्म हो गया। किमिमरो हैरान हो गया। तुम कौन हो? मेरे शैडो में कैसे छुप थे? जिराया ने हाथ हिलाकर कहा, छोटी सी टेक्निक है। सेसुक समझ गया, इसलिए उससे पहले से अजीब फीलिंग आ रही थी। वो वाइट ज़ेत्सु नहीं था, जिराया था। शायद वो उस छोटे गांव में किमिमरो के शैडो में घुस गया था जब वो समा लेने गया था। सेसुक, कनोआ वापस चलो, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारा भाई भी वापस जा रहा है, तुम भी चलो। जिराया ने बोला। फिर उसने सामने देखा और जम गया। याहिको, कोनन, तुम लोग। अकात्सुकी के। उसकी बात पूरी होने से पहले हाय और लॉग आ गए। किस्म, काकुजू, हिडन, ज़ेत्सु सब आ गए और तीनों को घेर लिया। ए फ्लैट भागना नामुमकिन था। एनिमल पाथ ने भी तुरंत 6 पाथ्स ऑफ पेन को बुला लिया। ए फ्लैट टोटल 11 अकात्सुकी मेंबर्स वहां मौजूद थे। जिराया ने सिचुएशन देखी और समझ गया कि ये बहुत डेंजरस है। उससे एक और शॉक मिला। याहिको, तुम। उससे समझाना था नगाटो कहाँ है और सबके पास रिनेगन क्यों है। रिनेगन तो से जब 6 पाथ्स की आंखें हैं, फिर ये सबके पास कैसे? टैब याहिको, नगाटो ने उससे देखा। टीचर, मैंने सोचा नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात होगी। जैसे एक्सपेक्टेड था, आप अभी भी वेज ही हो, अनप्रेडिक्टेबल। शॉर्ट समरी, सेसुक अटैची के लिए डील ऑफर करता है। नगाटो माना कर देता है। सिचुएशन फाइट में बदलने वाली होती है। तभी जिराया अचानक एंट्री लेता है। पता चलता है वो किमिमरो के शैडो में छुपा था। अकात्सुकी के सब मेंबर्स आकर घेर लेते हैं। जिराया को याहिको नगाटो का सच देखकर शौक लगता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, ठीक है? बाय, धन्यवाद।